एक ऐसा केस, जब आप इस केस के बारे में सुनोगे आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक शख्स जो कि पहले से ही शादीशुदा है और फिर भी वो घर के बाहर मुंह मारने की कोशिश कर रहा है। ये सब ठीक है, ये आप लोग लगभग हर एक स्टोरी में सुनते होंगे, लेकिन इस शख्स ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और यहां इस स्टोरी की पहली बात यह है, यहां पर बहुत सारे सस्पेक्ट्स हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप इस स्टोरी को पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा। और इस केस की सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, जो आज की स्टोरी का विक्टिम था, 5 गोलियां लगी हुई थी और उसके बाद फिर वो इंसान उस हॉस्पिटल से बाहर निकला और वहां से 2.5 किलोमीटर दूर स्कूटी पर गया। वहां दूसरे हॉस्पिटल में जाने के बाद उसे एडमिट कर लिया गया। वहां फिर पुलिस वालों को इस केस की सारी डिटेल बताई गई। आप खुद सोचिए, जो एक इंसान जिसे 5 गोलियां लगी हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए क्या कुछ कर जाता है। आज की स्टोरी में आपको यह बखूबी पता चलने वाला है। तो क्या थी पूरी कहानी, यहां सस्पेक्ट्स कौन थे, विक्टिम कौन था और यह मर्डर किस कारण हुआ। ऑब्वियसली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। और इस स्टोरी में एक बात और ऐसी है जिसे सुनकर आप लोग भी शॉक्ड हो जाओगे, तो इसीलिए स्टोरी को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है करुण, आप लोग देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस स्टोरी को पूरा देख लेने के बाद आप लोगों की जो भी राय होगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और शाउट आउट के लिए कमेंट में पिक मी जरूर लिख दीजिएगा। आज की जो ये स्टोरी निकल कर आई है, जिस जगह से निकल कर आई है वो है पटना की ये स्टोरी है। 26 साल का विक्रम सिंह राजपूत बिहार की राजधानी पटना के लोहानीपुर गोरैया इलाके में रहा करता था। इसके घर में इसके माता पिता के अलावा एक भाई सचिन भी रहता था। विक्रम पटना मार्केट में स्थित एक जिम में ट्रेनर के रूप में काम किया करता था। इसके अलावा वो मॉडलिंग और भोजपुरी फिल्मों में भी काम करता था। 2015 में एक कॉन्टेस्ट का वो विनर भी रह चुका था। इसके साथ साथ इसके सॉन्ग्स की कई एल्बम भी आ चुकी थी। 18 सितंबर को सुबह 6 बजे का टाइम था। पटना की सड़कों पर चहल पहल एकदम शुरू हो चुकी थी। कोई मॉर्निंग वॉक के लिए निकल चुका था तो कोई अपने जॉब पर जाने के लिए। विक्रम का भी हर रोज का यही समय होता था जिम जाने का। वो अपनी स्कूटी से जिम जाने के लिए निकला और वो लोहा मंडी, वहां की एक गली है, वहां पर पहुंचा ही था कि वहां पर 2 खड़े लोगों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिससे वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। विक्रम के ऊपर गोलियां मारने के बाद ये दोनों वहां से भाग चुके थे। विक्रम को 5 गोलियां लग चुकी थी। उसने अपनी मदद के लिए आसपास में जो लोग मौजूद थे उन्हें आवाजें लगाई, लेकिन किसी ने भी इसकी मदद नहीं की। अब आप यहाँ पर इंसानियत देख सकते हैं कि इंसानियत कितनी गिरती जा रही है। किसी ने भी उसे उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवाना समझा, उसे बचाने का बिल्कुल भी नहीं सोचा। फिर आखिरकार यहाँ पर विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी, वो खुद ही स्कूटी चलाकर एक हॉस्पिटल में पहुंच गया। लेकिन पुलिस केस होने की वजह से हॉस्पिटल वालों ने, वहां के डॉक्टर्स ने उसे एडमिट करने से ही मना कर दिया। यहां अब आप ये बात सोचिए, जो डॉक्टर्स होते हैं उसे हर इंसान भगवान का रूप समझता है, क्योंकि वो ही है जो इंसान की बीमारी को जड़ से खत्म कर देते हैं और उसे एक नई जिंदगी देते हैं। यहां भी डॉक्टर्स का काम यही था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद विक्रम उस हॉस्पिटल से निकला और 2.5 किलोमीटर की दूरी पर एक और पीएमसीएच हॉस्पिटल था, वहां पर यह पहुंचा। वहां पर उसे डॉक्टर्स ने एडमिट कर लिया और तुरंत पुलिस वालों को कॉल करके बताया कि ऐसे ऐसे एक पेशेंट आया है, उसे 5 गोलियां लगी हुई हैं, आप यहां पर तुरंत आ जाइए। और वो खुद ही स्कूटी चलाकर आया है। पुलिस वाले तुरंत ही मौके पर हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। उससे पूछताछ की गई। पुलिस वालों ने अब यहां विक्रम के बयान लेने शुरू कर दिए। पुलिस वालों को विक्रम ने जो बयान में बताया, पटना शहर की मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट और जेडीयू नेता राजीव सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन दोनों ने कुछ लोगों के जरिए मुझ पर जानलेवा हमला करवाया है, क्योंकि उसे पैसों को लेकर कुछ लेन देन था। इस पर लड़ाई झगड़े चल रहे थे। जो पैसे इसने खुशबू सिंह से उधार लिए थे वो सब उनको वो वापिस भी कर चुका था। उसके बावजूद खुशबू उसकी जान लेने पर आतुर हो चुकी थी। इससे पहले भी खुशबू ने उस पर हमला किया था, जो कि ये केस हाई प्रोफाइल बन चुका था। तो इसीलिए पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स ने इसकी बयान का वीडियो शूट कर लिया।
इसी बयान के आधार पर कदम कुआं पुलिस स्टेशन में डॉक्टर राजीव सिंह, उसकी पत्नी खुशबू सिंह और जो 2 शूटर्स थे उनके खिलाफ 120B के तहत और 34 के तहत ये केस दर्ज कर लिया गया। देर शाम पुलिस वालों ने डॉक्टर राजीव को पुलिस स्टेशन बुलाया और वो पुलिस स्टेशन में ही बैठकर जो उनके लिंक्स थे नेताओं के साथ उनसे बात करता रहा। उनसे बात करने के बाद कुछ नेताओं ने तो उन्हें साफ इनकार कर दिया कि हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ 2-4 ऐसे लोग थे जिन्होंने इसकी मदद करने का फैसला लिया था। लेकिन ये जो पैरवी थी, जो उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, वो मदद किसी भी काम नहीं आई। पुलिस वाले अब डॉक्टर राजीव और खुशबू से पूछताछ करने लगे। राजीव सिंह ने यह बताया कि फरवरी 2020 में विक्रम उनके संपर्क में आया था। उन्होंने विक्रम के बच्चे को डांस की ट्रेनिंग देने के लिए रखा था। लॉकडाउन में वो घर आकर बच्चों को ट्रेनिंग देने लगा था। टाइम के साथ साथ उसके साथ एक बॉन्ड सा बन चुका था, उसका एक रिश्ता सा जुड़ चुका था। उसने खुशबू से कुछ पैसे उधार लिए। उन पैसों को लेकर इन दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े विवाद तो चल रहा था, लेकिन इन लोगों ने विक्रम को जान से मारने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पुलिस वालों के पास इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। इसीलिए पूछताछ के बाद इन दोनों को घर भेज दिया गया। अगले दिन 19 सितंबर को पुलिस वालों की 2 टीम बना दी गई। एक तो डॉक्टर से सारी जानकारी जुटाने में लगा दी गई, तो दूसरी टीम जहां पर यह क्राइम सीन हुआ था वहां की सीसीटीवी फुटेजेस खंगालने के लिए लगा दी गई। डॉक्टर राजीव सिंह की पत्नी खुशबू के डिटेल्स में विक्रम के घटना से पहले 120 दिन तक 1100 बार बात करने का पता चला। पिछले साल 1 सितंबर से मई 2021 तक इन दोनों के बीच 1875 बार बात की गई थी। लेकिन यहाँ जो इनकी कॉल्स की जो टाइमिंग थी वो 5.5 लाख सेकंड्स की थी। अब यहाँ पर आप मिनट्स देख लीजिए कितने हो जाएंगे। इसी बीच सोशल मीडिया पर विक्रम और खुशबू के एक साथ घूमने पर और इनका जो अफेयर चल रहा था, इनकी फोटोज सोशल मीडिया पर अपलोडेड थी। इससे कॉल डिटेल्स और इन दोनों की एक साथ फोटो देख लेने के बाद इस बात की यह पुष्टि हो चुकी थी कि मामला पैसों के लेन देन का ना होकर बल्कि यहां लव ट्रायंगल का है। एक ऑडियो भी यहां वायरल हो चुका था जिसमें एक औरत विक्रम की मां को विक्रम को जान से मारने की धमकी दे रही थी। जो औरत धमकी दे रही थी वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर राजीव सिंह की पत्नी खुशबू बताई जा रही थी। पुलिस वालों की दूसरी टीम सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाल रही थी। घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेजेस में उन 2 लोगों की वीडियोस देख लेने के बाद जिन्होंने विक्रम सिंह पर फायरिंग की थी, तो वहां इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस की भी जांच करते हुए पुलिस वाले आदमपुरा थाना क्षेत्र के इलाके तक पहुंच चुके थे। वहां पर एक मकान की सीसीटीवी फुटेज में वो दोनों शूटर्स अपने एक साथी के साथ चलते फिरते देखे गए। तीनों लोग उसी मकान में किराए पर रह रहे थे। जिस मकान की सीसीटीवी फुटेजेस में ये तीनों कैद हो चुके थे। पुलिस वालों ने 22 सितंबर 2021 को तीनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया था। उनसे पूछताछ करने के बाद डॉक्टर राजीव सिंह को भी अरेस्ट कर लिया गया। शूटर्स को पैसे देने वाला महिर सिंह था, जो कि खुशबू का एक्स बॉयफ्रेंड था। पूरे इस केस की मास्टरमाइंड जो थी वो खुशबू थी। ये जो महिर था वो यहाँ से भागकर दिल्ली पहुंच चुका था। पुलिस वालों ने परिवार वालों पर जब दबाव बनाया तो महिर दिल्ली से फ्लाइट लेकर वापस पटना आ चुका था। 23 सितंबर की शाम 5:20 पर फ्लाइट से पटना में उतरते ही पुलिस वालों ने महिर को भी गिरफ्तार कर लिया। 23 सितंबर की ही शाम को 6:30 बजे के आसपास एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे इस केस का खुलासा कर दिया। राजधानी पटना की पाटलिपुत्र कॉलोनी में ये रहा करते थे राजधानी के मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजीव सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह। इनके 2 छोटे बच्चे थे। डॉक्टर राजीव सिंह साई केयर सेंटर के नाम से अपना क्लिनिक चलाया करते थे। वो हर रोज अखबार की सुर्खियों में बने रहा करते थे। उनका कई नेताओं के साथ उठना बैठना हुआ करता था। ये जो डॉक्टर राजीव सिंह था, इसे पैसों की तो कोई भी कमी नहीं थी। उसके बाद जब ये राजनीतिक पार्टी के नेता बन चुके थे तो इनके पास अब पावर भी आ चुकी थी। फरवरी 2020 में राजीव के संपर्क में विक्रम आ चुका था। विक्रम से जब जान पहचान हुई, जब इसके काम के बारे में जाना गया, तब डॉक्टर विक्रम ने अपने बच्चों को डांस की ट्रेनिंग देने के लिए राजीव को लगा दिया।
जब डॉक्टर राजीव सिंह के बच्चों को डांस की ट्रेनिंग देनी थी तब उसे विक्रम सिंह को लगा दिया गया था। तो विक्रम राजीव के घर जाकर बच्चों को डांस सिखाने लगा था। डॉक्टर राजीव काफी ज्यादा बिजी रहा करते थे, ज्यादातर ये बाहर ही रहते थे, घर इनका कम रहना होता था। यहाँ इसके बच्चों के अलावा इसकी पत्नी खुशबू घर पर ही होती थी। बच्चों को डांस सिखाते हुए विक्रम पर खूबसूरत खुशबू की निगाहें रुकने लगी थी। खुशबू हाई सोसाइटी के लोगों में से आती थी। उसके 5 साल से महिर सिंह नाम के एक आदमी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। हाल ही में महिर के साथ उसका ब्रेकअप हो चुका था। खुशबू घर हो या बाहर वो सिर्फ अपने ही चलाया करती थी। वो जिंदगी के फैसले खुद ही लेना पसंद किया करती थी। वो काफी ज्यादा जिद्दी थी, इसीलिए खुशबू की अपने पति राजीव से ज्यादा बनती नहीं थी। इनमें लगातार लगभग झगड़ा ही चलता रहता था। खुशबू और इसके पति में इतनी अनबन हो चुकी थी, ये जो इन पति पत्नी का जो लड़ाई झगड़ा था ये पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुका था। खुशबू ने बुद्धा कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज कर दी। इन दोनों की बातचीत के बाद बहुत ही मुश्किलों से ये केस वापस ले लिया गया और इनके बीच में अब थोड़ी बहुत सुलह हो चुकी थी। विक्रम अब यहाँ जो एक खूबसूरत लड़का था वो मॉडलिंग और डांसिंग, वो जैसे कि मैंने आपको बताया वो पहले भी कई कॉम्पिटिशन जीत चुका है, उसके सॉन्ग्स आ चुके थे, वो भोजपुरी मूवीज में भी काम कर चुका था। तो ये दिखने में भी बहुत अच्छा था और सबसे बड़ी बात यहां पर ये थी ये कुंवारा था। तो ये जो खुशबू थी इसकी नजर में ये एकदम चढ़ चुका था। वो जब भी घर पर आया करता था तो खुशबू उस पर ही निगाहें गड़ाए रखती थी। उसके करीब आने के लिए खुशबू को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। लेकिन ये जो यहाँ पर विक्रम था वो जिम ट्रेनर था। खुशबू ने इसीलिए उससे जिम की ट्रेनिंग घर पर लेने के लिए सोच लिया था। तो खुशबू ने विक्रम से कहा कि मुझे ट्रेनिंग चाहिए, तो क्या तुम मुझे घर पर ही ट्रेनिंग देने आ सकते हो? तो उसने मना नहीं किया। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा, क्योंकि 2020 में आप लोगों को भी पता है लॉकडाउन चल रहा था, तो इसीलिए यहाँ विक्रम सिंह मान चुका था। इसके बाद धीरे धीरे विक्रम खुशबू में इंटरेस्ट लेने लगा था। वो भी उससे प्यार भरी बातें करने लगा। खुशबू को भी अब ये समझ में आ चुका था कि विक्रम उसकी चाहत में बहक चुका है। एक दिन दोनों के बीच में जब प्यार इतना ज्यादा उमड़ पड़ा तो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर इंटीमेट हो चुके थे और यहाँ खुशबू अपने प्यार का इजहार कर चुकी थी। खुशबू विक्रम के प्यार में ऐसी पड़ चुकी थी कि वो हमेशा के लिए उसी के साथ रहने के बारे में सोचने लगी थी। उसने विक्रम से बात की, विक्रम मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, हमें अब हमेशा के लिए एक हो जाना चाहिए, साथ रहेंगे तो हमारे बीच और भी ज्यादा प्यार बढ़ेगा। विक्रम ये बात सुनकर एकदम सन्न रह चुका था। विक्रम ने कहा कि आप बोलने से पहले एक बार सोच तो लेती कि आप कह क्या रही हो। तुम शादीशुदा हो, आप शादीशुदा हो और साथ ही 2 बच्चों की मां भी हो और एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हो। ऐसा करने पर तुम्हारा परिवार तो बर्बाद हो ही जाएगा, साथ में जो मैंने अभी तक इज्जत कमाई है मेरी वो सारी इज्जत खत्म हो जाएगी, मैं भी कहीं का नहीं रहूंगा। राजीव सर भी मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, जान से वो मुझे मार देंगे। खुशबू यहाँ बोली कि मैंने सब कुछ सोच लिया है, मैं अब सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूंगी, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, तुमको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। एक बात तुम ध्यान रखो, मैं जो भी चाहती हूँ वो पाकर ही रहती हूँ, नहीं तो मैं सामने वाले को या उस चीज को बर्बाद करके रख देती हूँ। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। ये कहकर खुशबू वहां से चली गई। विक्रम यहाँ पर सिर्फ खुशबू से संबंध बनाने के लिए जुड़ा था, लेकिन अब वो उसके गले की एक हड्डी बन चुकी थी। ऐसे में विक्रम ने उससे दूरियां बनानी शुरू कर दी। खुशबू को यह बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि विक्रम उससे दूरियां बना रहा है। उसके बाद खुशबू यहाँ विक्रम के ही जिम जाने लगी। वो घंटों घंटों तक विक्रम के जिम में बैठी रहती। वो विक्रम का पीछा छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। दोनों में अब प्यार की बजाय यहाँ झगड़े होने लगे थे। खुशबू अपनी जिद को पूरा ना होता देखकर वो एकदम बुखला चुकी थी। उसने विक्रम के साथ रहने के लिए विक्रम को हर तरफ से मनाकर देख लिया था, लेकिन विक्रम मानने के लिए तैयार ही नहीं था। आखिरकार वो मान भी कैसे जाता, क्योंकि यहाँ वो शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे थे, उसकी भी एक फैमिली थी। यहाँ बेशक विक्रम कुंवारा था, लेकिन वो भी ये चाहता था कि जो भी उसके साथ अगर वो शादी करेगा तो ऐसे नहीं किसी का घर बर्बाद करके करेगा या फिर 2 बच्चों की मां के साथ करेगा। तो इसीलिए विक्रम भी उसे लगातार मना किए जा रहा था। खुशबू का यह दीवानापन या फिर कहें पागलपन अब इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसकी सारी सीमाएं वो पार कर चुकी थी। विक्रम के ना मानने पर वो उसे सबक सिखाने पर जुट चुकी थी। वो विक्रम के घर जाकर विक्रम और उसके परिवार वालों को हर रोज धमकाने लगी कि विक्रम अगर उसकी बात नहीं मानता तो वो उसे जान से मार देगी। एक बार
तो उसने विक्रम पर सर्जिकल ब्लेड से हमला भी कर दिया था, जिसमें विक्रम को 14 टांके तक लगे थे। खुशबू गुस्से में एकदम पागल हो चुकी थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे बस यही था कि उसे या तो विक्रम चाहिए, अगर विक्रम उसका नहीं हो सकता तो उसे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। विक्रम को जान से मारने के लिए उसने अपने एक्स मिहिर सिंह से संपर्क किया। घटना से 1.5-2 साल पहले ही उसका ब्रेकअप हुआ था। अब खुशबू ने उसे प्यार करने के लिए उसे दूसरे प्रेमी विक्रम की जान का सौदा करवाने के लिए कहा। मिहिर उसका काम करवाने के लिए एक बार तो राजी हो चुका था। मिहिर 2 लोगों की मदद से सूरता रमन तक पहुंचा। अमन समस्तीपुर के किशनपुर वैकुंठ में रहा करता था। वो MBA की स्टडी कर रहा था, साथ ही वो डिलीवरी बॉय का भी काम किया करता था। अमन विक्रम की सुपारी लेने के लिए तैयार हो चुका था। अमन ने अपने साथ आर्यन और शमशाद को भी मिला लिया। आर्यन सोनपुर के जहांगीरपुर का रहने वाला था, जबकि ये जो शमशाद था ये बेगूसराय के एक वहीं का इलाका है, वहीं का रहने वाला था। वो गोवा में रहकर राजमिस्त्री का काम किया करता था। 5 महीने पहले से ही वो यहाँ वापिस आ चुका था। मिहिर ने इन तीनों से बात की और एक पूरा प्लान बना लिया। सुपारी की रकम यहाँ 2.5 लाख रुपए तय कर दी गई थी, जिसमें 1,85,000 रुपए खुशबू सिंह ने 2-3 बार में करके दिए थे। 2 महीने पहले ही ये क्राइम सीन प्लान कर लिया गया था। तीनों शूटर जो थे यहाँ पर ये एक इलाके में 14,000 रुपए के किराए के मकान पर आकर रहने लगे थे। 2 महीने पहले ही रुपए दिए जाने के बावजूद भी इन शूटर्स ने अपना काम नहीं किया, तो ये मिहिर अपने उन सारे रुपयों को जो भी खुशबू सिंह ने दिए थे 3 बारी में करके वो सारे रुपए इकट्ठा किए, खुशबू को वापस देकर इस झंझट से बाहर निकलना चाहता था। अब यहाँ पर आप ये चीज देखिए, खुशबू ने मिहिर को यानी कि अपने एक्स को हायर किया था एक मर्डर करने के लिए। वो शूटर वो सारे पैसे लेकर वापिस खुशबू सिंह तक पहुंच चुका था कि मुझे ये काम नहीं करना, मैं किसी भी लफड़े में नहीं फंसना चाहता, मुझे तुम कैसे भी करके जाने दो, ये तुम्हारे 1,85,000 रुपए पकड़ो और मुझे आजाद करो, मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। तो उसके बावजूद भी इस क्राइम सीन को अंजाम दे दिया गया। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर खुशबू का दबाव मिहिर पर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और उसने उसे और ज्यादा पैसों का लालच दिया। उसने कहा तुम्हें यह काम करना होगा, या तो तुम विक्रम को मेरे प्यार के लिए फंसाओ, नहीं तो तुम उसे जान से मारो, और यह काम तुम्हें करना ही होगा। अब यहाँ पर खुशबू अपने एक्स को कह रही थी कि तुम विक्रम को मेरे प्यार के जाल में फंसाओ, मुझे उससे शादी करनी है, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा थी और 2 बच्चों की मां भी थी। कमाल की बात है, एक औरत अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कह रही है कि मुझे उससे शादी करनी है, तुम कैसे भी करके मनाओ, अगर नहीं मानता तो तुम उसे जान से मार दो। खुशबू ने उसे और ज्यादा पैसों का लालच दिया। 2.5 लाख रुपए की बात हुई थी, 1,85,000 दे दिए गए थे। उसके बाद खुशबू ने यह कहा तुम मेरे से इसकी 2-3 गुना ज्यादा रकम और ले लो, बस मेरा ये काम कैसे भी कर दो। तो यहाँ पर शूटर्स जल्दी ही इस काम को अंजाम देने के लिए राजी हो चुके थे। तो शूटर्स ने 2 दिन विक्रम की पूरी तरह से रेकी करनी शुरू कर दी। फिर 18 सितंबर 2021 की सुबह एक चोरी की बाइक से कदम कुआं पुलिस स्टेशन के इलाके में पहुंच चुके थे। अमन और आर्यन रास्ते में एक जगह पर खड़े हो गए। शमशाद कुछ दूरी पर बाइक लेकर खड़ा हो चुका था। जैसे ही विक्रम स्कूटी से उस रास्ते से उनके पास से गुजरने लगा तो अमन और आर्यन ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। गोलियां मारने के बाद तीनों शूटर्स भागवत नगर के किराए के मकान पर वापिस आ चुके थे, जहां पर वो 14,000 रुपए किराया दिया करते थे, जहां वो तीनों रहा करते थे। और उसके बाद पुलिस वालों ने इनके नंबर्स निकाले, इनकी डिटेल्स निकाली और फिर उस लोकेशन के तहत उन तक पहुंच चुके थे और वहां पर जो भी 1-2 लोग मिले थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। पुलिस वालों ने उनके पास से 2 पिस्टल, 3-4 मैगजीन्स और कई सारी गोलियां बरामद की थी। पुलिस वालों ने मिहिर सिंह और डॉक्टर राजीव सिंह तीनों शूटर्स को कोर्ट में पेश करने के बाद इन्हें हमेशा के लिए जेल भेज दिया, यानी कि इन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई थी। लेकिन यहाँ पर 2 आरोपी ऐसे थे जो यहाँ से बचकर निकल गए। एक तो खुशबू सिंह और दूसरा एक और था जो कि अमन ने उस शख्स से मिलवाया था, वो भी वहां से भाग चुका था। तो ऐसे करके ये 2 लोग आज तक भी गिरफ्तार नहीं हो पाए। खुशबू यहाँ अपनी जिद और प्यार के पागलपन में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने अपना बसा बसाया घर तक बर्बाद कर लिया था। यहाँ ये कहानी उन लोगों के लिए ये सबक बन चुकी है जो अपनी जिद, अपनी चाहत, अपने पागलपन में सब कुछ बर्बाद करके रख देते हैं। समय रहते हुए अगर वो अपने आप को संभाल लें तो उनकी और उनके अपनों की जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। लेकिन यहाँ पर लोग पता नहीं शादीशुदा होने के बावजूद भी कैसे दूसरे के प्यार में गिर जाते हैं और इतनी जिद पर आ जाते हैं कि उन्हें मरवाने की ही कोशिश करते रहते हैं। तो ये थी पूरी कहानी खुशबू सिंह की। आप
बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी खुशबू सिंह की। और मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं, खुशबू सिंह ने जो अपने जिसके साथ वो शादी करना चाहती थी उसे जो 5 गोलियां लगी थी, पुलिस वालों को जब ये बताया गया था, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था, तो उसकी 5 गोलियां निकाल दी गई थी और वो उसके बाद बच चुका था। जी हां, वो मरा नहीं था। शायद ये मेरे चैनल पर जो भी 200 वीडियोस हो चुकी हैं, इसमें दूसरी ही ऐसी स्टोरी होगी जो यहाँ विक्टिम बच चुका था। एक स्टोरी मैंने आपको पहले बताई थी और एक स्टोरी ये है जिसमें विक्टिम एकदम सही सलामत आज जिंदा है और अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहा है। तो आप बताइए आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आप लोगों ने पहले कभी स्टोरी के बारे में सुना था या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट @lilstum को कमेंट पिक में टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। प्रताप नगर थाना क्षेत्र में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के पास वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है। राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है उदयपुर। वहां पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति कॉल करता है और कहता है, हेलो, मैं आपका दोस्त बात कर रहा हूं। पुलिस वाले कहते हैं, बताइए क्या बात है। तब वो कहता है, आप प्रताप नगर थाना क्षेत्र में एक मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के पास सुनरजंती द्वार है, वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है। आप लोग जरा उस आदमी के पास जाओ और उससे बातचीत करो और उसे देखो। दरअसल उसके पास एक अवैध हथियार है। पुलिस वालों ने इस सूचना को बहुत गंभीरता से लिया। पुलिस वाले वहां गए, वहां जाकर देखते हैं एक आदमी सच में खड़ा हुआ था और उस आदमी से बातचीत की जाती है और पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। वो आदमी कहता है कि मेरा नाम राहुल राज चतुर्वेदी है और मैं हनुमान मंदिर का पुजारी हूँ। जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को बहुत अजीब सा लगता है कि कहीं किसी ने कोई मजाक मस्ती तो नहीं की। तो यहाँ पुलिस वालों को एक सूचना मिली थी, तो उस सूचना को पुलिस वाले गंभीरता से ले ही रहे थे। तो उस आदमी की जैसे ही तलाशी ली गई तो सच में उसके पास एक पिस्तौल मिल जाती है और पुलिस वालों के लिए ये बहुत ही उलझनों वाली स्थिति थी। पुलिस वाले उसे पकड़कर सीधा पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं और पुलिस स्टेशन जैसे ही उस आदमी को लाया जाता है, एक बार फिर से फोन आता है पुलिस वालों के पास। उससे पूछा जाता है कि हाँ जी, कौन, बताओ क्या काम है। तो कॉल पर वही आदमी था जिसने पहले कॉल किया था और उसने कहा, सर एक बारी आप इस आदमी से पूछिए कि इनकी एक गर्लफ्रेंड है, आजकल वो दिखाई नहीं देती, वो कहाँ गई। जैसे ही पुलिस वालों ने ये बात सुनी, पहले तो पुलिस वालों ने जो पहली सूचना थी उसे बहुत ही गंभीर रूप से लिया था और यहाँ अब वो बात भी बिल्कुल सच निकली। अब गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा जाता है तो पुजारी जी इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। दरअसल जो सच्चाई सामने आई, उस सच्चाई को सुन लेने के बाद पूरे राजस्थान में जहां जहां तक भी ये केस पहुंचा, उस बात की सूचना जब सोशल मीडिया तक गई, सोशल मीडिया से लोगों ने देखा, तब लोग ये सुनकर देखकर हैरान रह चुके थे कि ये पुजारी इतना बड़ा कांड कैसे कर सकता है। आज ये जो स्टोरी है ये इसी पुजारी की गर्लफ्रेंड की है जो कई साल पहले गायब हो चुकी थी और गायब होने के बाद जब मिली, जिस हालत में वो मिली, सच में इस पर यकीन करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। राजस्थान के उदयपुर में एक इलाका है दहली गेट, वहां पर एक हनुमान मंदिर है। मैं बात कर रहा हूँ शिवरात्रि के दिन की, 29 जुलाई 2019 की। वहां पर पुजारी जैसे ही मंदिर से बाहर निकल रहा है तो एक औरत जिसकी उम्र करीब 25 साल के आसपास की थी, एक औरत मंदिर में आती है जिसका नाम है भानुप्रिया। वो मंदिर में बहुत रो रही थी, उसके साथ उसके 2 बच्चे भी थे, बच्चे भी ठीक नहीं थे, उनकी हालत भी अच्छी खासी नहीं थी। तो उस पुजारी ने पूछा, हाँ जी बताओ आप कौन हो, आपकी क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। वो महिला रोते हुए कहती है कि मेरे दोनों बच्चों ने और मैंने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाएगा तो इस पेट की जो भूख है वो शांत हो जाएगी। तो जैसे ही पुजारी ने ये बात सुनी, पुजारी मंदिर के अंदर गया, अंदर से कुछ मिठाइयां वगैरह था जो खाने के सामान था वो लाकर उस महिला को दे देते हैं। जैसे ही उस औरत के हाथ में वो खाने का सामान दिया जाता है, उसके बच्चों को खाने का सामान दिया जाता है, तो बच्चे
खाने को ऐसे खा रहे थे कि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा खाना खाया ही नहीं है। सच में वो बच्चे बहुत ज्यादा भूखे थे। उस औरत ने और उन बच्चों ने रोते हुए खाना खाया। खाना खाने के बाद पुजारी जी उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से आई हो? इसका नाम भानुप्रिया है और वो कहती है कि जाउल के पास एक मंडी है, मैं वहां की रहने वाली हूँ। मेरे ये 2 बच्चे हैं, मेरे पति के साथ थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो गया था, इसलिए मैं गुस्से में घर से बाहर निकल कर आ चुकी हूँ। अब मैं कहां पर जाऊं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो इसीलिए मैं सीधा यहाँ मंदिर पर आई और मंदिर के यहाँ गेट पर आकर बैठ गई। पुजारी ने कहा तुम परेशान मत हो। जो पंडित जी यानी कि राहुल राज थे वो उसकी मदद करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, उसे कुछ खाना वाना दिया। खाना खाने के बाद उसने कहा चलो मैं तुम्हें अब घर छोड़ाता हूँ, अब क्या दिक्कत है, जो घर की समस्याएं वगैरह हैं वो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, इतनी जल्दी किसी से कभी भी नहीं घबराना चाहिए। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। फिर यही महिला उसी मंदिर में फिर दिखाई दे जाती है। वो फिर से रो रही थी, लेकिन इस बार इसके साथ बच्चे नहीं थे। अब फिर से वो राहुल जो है पुजारी, वो उससे पूछता है कि अब क्या हुआ, तुम फिर इस तरह से क्यों रो रही हो? वो औरत फिर कहती है, भानुप्रिया वो कहती है कि मैं खुश नहीं हूँ अपने घर पर, मेरे ससुराल में बहुत ही गलत तरीके से रखा जाता है, मेरी कोई कदर नहीं करता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि जो मेरा पति है वो मुझे बहुत ज्यादा मारता पीटता है और मैं अब तंग हो चुकी हूँ, मैं इस जिंदगी से मुक्त होना चाहती हूँ। इस पर राहुल राज उसे समझाता है, बुझाता है और फिर उसे ये कहता है कि अब मैं तुम्हें आसरा दूंगा। उस पुजारी ने उस औरत को लेकर साथ चला गया। वहां से उस मंदिर से करीब 60 किलोमीटर दूर 1 घंटे के आसपास का ये सफर था। 1 घंटे के सफर के बाद वो अपने किराए के उस मकान में लेकर जाता है। वो औरत उस रात वहां रुकती है। रात रुकने के बाद वो आराम से चली जाती है। जाने के बाद कुछ टाइम बीतता है। उसके घर में तो उसके लड़ाई झगड़े विवाद चल ही रहे थे। कभी कभी जब उसका मन करता था वो पुजारी के पास आ जाया करती थी और देखते ही देखते पुजारी से उस महिला के साथ, उस औरत के साथ यानी कि भानुप्रिया के साथ कब नजदीकियां बढ़ गई ये उसे भी नहीं पता चला और पुजारी को भी उस औरत के साथ बहुत ज्यादा लगाव हो चुका था। ये कह सकते हैं कि उसे प्यार हो चुका था। इस औरत का जब अपने पति के साथ विवाद वगैरह ज्यादा बढ़ जाता है तो इसने अपने पति को तलाक दे दिया। तो इसके पति ने भी अपनी इच्छा अनुसार उसे भानुप्रिया को तलाक दे दिया और तलाक देने के बाद उसने अपनी पत्नी को यह कहा कि जो दोनों हमारे बच्चे हैं ये मेरे साथ रहेंगे, अब तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम जहाँ जाना चाहो तुम वहीं जा सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। इस औरत का अपने परिवार के साथ कोई नाता नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत दूर जा चुकी थी। इसकी एक बड़ी बहन थी। हालांकि बड़ी बहन कभी कभी इसको कॉल कर लिया करती थी। तो बड़ी बहन ने एक बार इससे पूछा कि तुम्हारे तलाक के बाद अब तुम कहाँ रह रही हो, तुम्हें अपने बच्चों की याद नहीं आती? तब इस भानुप्रिया ने अपनी बहन को कहा ज्यादा जासूसी करने की जरूरत नहीं है, मैं कहाँ आती हूँ, कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, क्या करती हूँ, तुम्हें इसके बारे में कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने काम करो, अपने काम में मस्त रहो, अपनी जिंदगी में रहो, मेरी जिंदगी में झांकने की कोशिश मत करो, मैं अपनी जिंदगी में खुश रह लूंगी, मुझे खुश रहने दो। जैसे ही इसने अपनी बड़ी बहन से ये बात करी तो बड़ी बहन ने भी अब इस छोटी बहन के साथ बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया था। अब जाकर ये पुजारी जी यानी कि राहुल राज चतुर्वेदी के साथ उस घर में रहने लगी थी जहां पर राहुल राज किराए के मकान पर रहा करता था। ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे। सब कुछ इनकी जिंदगी में एकदम बढ़िया ठीक ठाक चल रहा था, जैसे कि कुछ और है ही नहीं। इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि अब ये जो जिंदगी है ये बहुत खुशनुमा जिंदगी है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, जैसे जैसे इनका प्यार परवान चढ़ रहा था, जैसे जैसे नजदीकियां इनकी बढ़ती जा रही थी, टाइम के साथ साथ अब इन दोनों के बीच में दूरियां भी बढ़ने लगी थी। दूरियां कुछ इस तरीके से बढ़ी कि 11 मई 2020 की रात का टाइम था। इन दोनों के बीच में कोई छोटी मोटी बात को लेकर बहस होती है और ये बहस इन दोनों की लड़ाई झगड़े में छिड़ जाती है। और ये जो भानुप्रिया थी और वो जो राहुल राज था, राहुल राज इन दोनों में आपस में एक दूसरे को मारने पीटने ये लगे थे। और जैसे ही इस पुजारी को भानुप्रिया ने एक थप्पड़ जड़ा तो पुजारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तो उसने उस औरत का यानी कि भानुप्रिया का गिरेबान पकड़ लिया। गिरेबान पकड़ने के बाद उसका गला कुछ इस तरीके से दबाया कि पता ही नहीं चला कब भानुप्रिया की मौत हो चुकी है, वो मर चुकी है। उस मृत शरीर को लेकर अब पुजारी इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि अब वो करे तो क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही अब ये जो रात थी पूरी रात ऐसे ही निकल चुकी थी, यानी कि 12 मई 2020 आ जाता है और सुबह के 4 बज चुके थे। रात भर जब से राहुल राज के हाथ से भानुप्रिया की मौत हो चुकी थी तब सुबह के 4 बजे तक उसके दिमाग में हजारों आइडिया आ चुके थे कि आखिरकार इस औरत की डेड बॉडी को कहां ठिकाने लगाए, कैसे ठिकाने लगाए।
जाए, क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब इस आदमी से पूछा गया कि तुम्हें ये आइडिया कैसे आया जो तुमने ये डेड बॉडी छुपाई थी, ये कैसे छुपाई थी, इसका कारण क्या था, तब इसने खुद इंटरव्यू में कहा, जब लोगों ने, न्यूज वालों ने इससे पूछा, तब इसने ये बात कही जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसने ये कहा कि मैं क्राइम पेट्रोल के एपिसोड्स देखा करता था, तो मुझे मेरे दिमाग में ये आइडिया उन्हीं क्राइम पेट्रोल के एपिसोड से आया था। और जब इससे पूछा गया तुम ये क्राइम पेट्रोल कब से देखते आ रहे हो, तो उसने कहा मैं ये क्राइम पेट्रोल के एपिसोड्स लगभग 2015-16 से देखता आ रहा हूं और अभी तक ये 1350 से भी ज्यादा क्राइम पेट्रोल्स के एपिसोड्स देख चुका है। कमाल की बात है, इसने इस लाश को जो छुपाया था, ये सारा का सारा इसका जो आइडिया था ये क्राइम पेट्रोल के एपिसोड से ही आया था। आप खुद सुन लीजिए इसने क्या कुछ कहा है। एपिसोड देखिए क्राइम पेट्रोल का 1350 क्राइम पेट्रोल के एपिसोड शुरू से 1350 से भी ज्यादा देखे होंगे। शुरू से देख रहा था 2015-16। एक भी मिस नहीं किया होगा। अभी कौन सा देख रहा है? तो यहाँ ओरिजिनल और ऐसे ही दिन निकल आया, कुछ पता नहीं चला, इसे अब थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था। अब यहाँ पर ये लॉकडाउन का टाइम था, पुलिस वालों का पहरा लगातार बढ़ता जा रहा था। घर से अगर कोई बाहर दिख भी रहा था तो पुलिस वाले किसी को भी घर से बाहर आने जाने नहीं दे रही थी और हर गली में ही बैरिकेड्स लगा दिए गए थे और अगर कोई घर से बाहर जाने की कोशिश करता तो उनके लिए सही नहीं होता था। कुल मिलाकर ये आदमी राहुल राज थोड़ा सा परेशान हो चुका था। जब सुबह हुई तो घर में एक ड्रम रखा हुआ था, उस ड्रम के अंदर इस औरत की डेड बॉडी को रख दिया जाता है। रखने के बाद ये पूरा दिन डेड बॉडी उसी ड्रम के अंदर पड़ी रही, साथ ही ऐसे रात आ चुकी थी। अब यहाँ 13 मई 2020 आ चुका था। अब ये पुजारी राहुल राज सोच रहा था कि इस डेड बॉडी का क्या किया जाए। अगर डेड बॉडी घर में ही पड़ी रही, ऐसे ही पड़ी रही, तो डेड बॉडी डिकम्पोज होने लगेगी और बदबू आने लगेगी, तो लोगों को पता चल जाएगा, पुलिस वाले आएंगे और मुझे अरेस्ट करके ले जाएंगे। तब वो थोड़ा सा परेशान हुआ। यहाँ से सीधा वो जैसे तैसे करके बाजार निकला। बाजार जाने के बाद वो दुकान खुलवा कर सीमेंट के कट लेकर आया। सीमेंट के कट्टे जब घर लाए गए, उस सीमेंट को घोला गया और जिस ड्रम के अंदर उस औरत की डेड बॉडी रखी थी, उसी ड्रम के अंदर सीमेंट के घोल को डाल दिया गया। यानी कि जब तक वो ड्रम पूरी तरह से भर नहीं गया, जब तक वो पूरी महिला पूरी तरीके से पैक नहीं हो गई, तब तक उस ड्रम के अंदर सीमेंट भरता जा रहा था। और सीमेंट डालने के बाद वो बड़े ही आराम से राहत की सांस लेता है और उस रात भी सो जाता है और बाद में सोचता है कि अब ये खुलासा कभी नहीं होगा, कभी भी ये जो राज है इस ड्रम के अंदर ये कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। जैसा वो सोच रहा था ठीक इसके मुताबिक बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। कब ऐसे ही महीने साल गुजर गए और जब ऐसे ही साल गुजरते गए वो अपने काम में बिजी होता जा रहा था। मंदिर में जाता था, पूजा पाठ करता था, वापिस जब उसका मन करता था तो वो घर में आकर रुक जाया करता था। इसी तरह से 1-2 महीने नहीं, साल नहीं, बल्कि 2-2.5 साल गुजर जाते हैं। जून 2022 का ये मामला है। एक दिन इस घर से, इस ड्रम से बदबू आने लगती है। ये खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि इस घर के अंदर जो बदबू आ रही है, इस बदबू का ये करे तो क्या करे। जैसे ही घर में बदबू आने लगी थी तो ये सोचने पर थोड़ा सा मजबूर हो चुका था कि अब ये क्या करे। तब मकान मालिक, जो उस घर का मकान मालिक था, सत्यनारायण, वो सीधा घर में आता है। आने के बाद वो कहता है, महाराज जी आपके घर के अंदर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, आखिरकार बात क्या है समझ में नहीं आ रही। मैं कई दिनों से कहने की सोच रहा था, लेकिन जब आप घर में कम रहते हैं तो आखिरकार हम क्या करें। तो उस महाराज ने, यानी कि राहुल राज ने कहा, ठीक है मैं देखता हूँ क्या करना है क्या नहीं, बदबू कहाँ से आ रही है। तो ये पूरे कुल मिलाकर पूरे घर में चारों तरफ से घूमता है और उस बदबू को तलाश करने की कोशिश कर रहा था। वो खुद जबकि जानता था कि ये बदबू आ कहाँ से रही है। तो वो बदबू ड्रम से आ रही थी, तो ड्रम में कुछ सुराग हो चुके थे और उस सुराग से वो रिसाव हो रहा था, यानी कि पानी बाहर आ रहा था। उस पानी में से जो बदबू थी वो बाहर आ रही थी। राहुल राज मकान मालिक से कहता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल पूरी कहानी बताई जाती है, इस भानुप्रिया की पूरी कहानी, कैसे इसकी जिंदगी में ये औरत आई, इसके नजदीक आई और उसके बाद कैसे इनके बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे और उसका मर्डर कर दिया गया और कैसे उसने उस ड्रम के अंदर उस डेड बॉडी को छुपाया। और वो ड्रम आराम से धीरे धीरे चोने लगता है, उसमें से पानी निकल रहा था जिसमें से
बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। तभी सत्यनारायण ने कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है महाराज जी, आपकी परेशानी हमारी परेशानी है, चलो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सॉल्यूशन ढूंढने की वजह से उस ड्रम को जलाना शुरू कर दिया गया। जैसे ही अब ये ड्रम जलने लगा था, तब जलने के बाद उसके अंदर जो सीमेंट का जो एक बहुत बड़ा डेरा सा बन चुका था, उसे ये लोग तोड़ना शुरू कर देते हैं और उसे लगातार तोड़ रहे थे, लगातार उसका चूरा चूरा कर रहे थे। जब तक इसका चूरा कर रहे थे, पूरा इसको खत्म नष्ट नहीं कर देते। और वहां पर एक बडारदा जगह है, उस बडारदा में एक नासिक नदी लगती है और उस नदी में इस चूरे को बहा देते हैं। मतलब कि जो इस औरत के जो भी थोड़े बहुत अंश थे, जो कण थे, जो भी कुछ सबूत था, पूरी तरह से उस नदी के अंदर बहा दिया गया था। अब कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, पुलिस वाले नहीं थे, कोई सवाल नहीं था। अब वो बड़े ही आराम से अपनी जिंदगी में टाइम गुजारने लगा था। अब आप लोगों को पता है, एक कातिल कितना ही शातिर क्यों ना हो जाए, कितने ही कोई क्राइम सीन के एपिसोड्स ना देख ले, चाहे क्राइम पेट्रोल हो, सीआईडी हो, और भी बहुत सारे आते हैं, सारा कुछ क्यों ना देख ले, लेकिन आखिरकार एंड में वो पकड़ा ही जाता है। वो क्राइम कभी भी नहीं छुपता, एक ना एक दिन वो बाहर जरूर निकल कर आता है। और एक दिन ऐसे ही यूनिवर्सिटी के गेट पर ये आदमी राहुल राज खड़ा हुआ था, तो किसी आदमी ने फोन किया कि इसके पास एक अवैध हथियार है। जब उस हथियार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, करीब 5 साल पहले कोई आदमी इनको ये पिस्टल देकर चला गया था। उसका नाम क्या है, उसकी क्या आइडेंटिटी है, उस व्यक्ति को ये जानता तक नहीं है और इसने उस पिस्टल को आज तक रखा हुआ है। उसका जब मन करता था तब वो इस पिस्टल को लगाकर बाहर घूम लिया करता था। उनका इससे किसी को भी नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। जैसे ही उस औरत के बारे में इस राहुल राज पुजारी से पूछा गया, तब ये एकदम झटपटाने लगा, इधर उधर देखने लगा, कभी दीवार देखता था, कभी जमीन देखता था, कभी ऊपर की ओर देखने लगता था। तब जाकर जब पुलिस वालों ने इसे थोड़ी सी सख्ताई दिखाई, इससे पूछताछ की और फिर राहुल राज ने जो सच बताया, वो सच सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह चुके थे। लगभग 3 से 4 साल पहले इस औरत भानुप्रिया का मर्डर कर दिया जाता है। उसके बाद इसका ये खुलासा होता है और खुलासा होने के बाद ये क्राइम सीन की न्यूज टीवी में, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में लोगों तक ऐसे ही ये न्यूज छपती है, लोगों तक पहुंचती है। लोग भी यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि एक पुजारी, जो व्यक्ति एक पुजारी है, मंदिर में पूजा पाठ करता है या फिर वो पूजा पाठ करवाता है, जो आदमी बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, लोगों को संस्कार की बातें सिखाता है, वो आदमी मर्डरर भी हो सकता है। पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट किया। साथ ही जिस आदमी ने इस पुजारी को, राहुल राज को पिस्टल दी थी, उस आदमी की भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसे ढूंढा जा रहा है। पुलिस वालों की पूरी कोशिश है कि इस क्राइम सीन में जितने भी आरोपी होंगे, जितने भी दोषी लोग होंगे, उन लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें ढूंढकर अरेस्ट किया जाएगा और उन्हें कोर्ट में पेश करके सजा दी जाएगी। जो भी होगा इस केस के बारे में अपडेट्स जो भी आएंगे मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचा दूंगा कमेंट में पिन करके। तो ये थी पूरी कहानी भानुप्रिया और इस पुजारी राहुल राज की। जिस केस के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, ये केस आगरा से निकलकर सामने आया है। एक लड़की शिवानी वर्मा आगरा के सबसे पुराने और मशहूर आगरा कॉलेज से बीएससी कर रही थी। पिता रविंदर वर्मा फार्मासिस्ट थे और माँ उषा घर संभाला करती थी। उसके 2 भाई थे, सचिन और शिवम। रविंदर वर्मा जहाँ पर रहा करते थे, इनका बहुत बढ़िया मकान बना हुआ था। कुल मिलाकर इनका छोटा और खुशहाल परिवार था। रविंदर वर्मा शिवानी को एक अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहते थे ताकि उसे अच्छी जॉब मिल सके। शिवानी भी मन लगाकर स्टडी कर रही थी, लेकिन अचानक उसके साथ कुछ ऐसा घट गया कि रविंदर के सारे सपने धरे के धरे रह चुके थे। आगरा कॉलेज से ही शाहगंज से शंकरगढ़ का रहने वाला गौरव बीए कर रहा था। कॉलेज में कभी मुलाकात होने से शिवानी की गौरव से दोस्ती हो चुकी थी। कॉलेज में दोनों के अक्सर मुलाकात हो जाया करती थी। गौरव गरीब घर का जरूर था, लेकिन पढ़ने में ठीक ठाक था। उसके पिता घर के बाहर फ्रूट की रेडी लगाया करते थे और गौरव का एक भाई और 2 बहनें थी। शिवानी और गौरव जब भी मिला करते थे तो ये बड़ी देर तक आपस में गप्पे हाँका करते थे। गौरव अपना कैरियर बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन लगातार मिलने से जो उनके बीच का प्यार था वो उभरने लगा था। उन्हें महसूस होने लगा कि ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही जैसे बने हैं। लेकिन गौरव के दिल में एक बात बार बार खटक रही थी कि वो दूसरी जाति का है और गरीब परिवार से है, और जब शिवानी को उसकी
हकीकत पता चलेगी तो कहीं वो उससे मुंह ना मोड़ ले। आगे कुछ गड़बड़ ना हो ये जानने के लिए गौरव ने शिवानी से कह ही डाला, शिवानी हम दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं ये सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं, पर आज मैं तुम्हें अपनी हकीकत बताना चाहता हूँ। शिवानी मेरी जाति तुमसे अलग है तो इस कारण कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। गौरव की बात सुनकर शिवानी ने हंसते हुए कहा, गौरव तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारी जाति वगैरह देखकर प्यार नहीं किया। तुम किस जाति के हो किस धर्म के हो मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। शिवानी की बात सुनकर गौरव ने उसे गले से लगाकर कहा, अब हमारे प्यार में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। कॉलेज के साथियों को गौरव के प्यार की जब खबर लगी तो ये बात शिवानी के पिता को बता दी गई थी। रविंदर को जब अपनी बेटी शिवानी के प्यार का पता चला तब वो एकदम परेशान हो उठे थे। उनके सपने उन्हें चूर चूर होते दिखाई दे रहे थे। जब शिवानी कॉलेज से अपने घर लौटी तब उन्होंने उससे पूछा कि आजकल तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं बल्कि कहीं और ही भटक रहा है। इसने कहा, क्या मतलब पापा? मतलब कि ये बात है कि तुम्हारा मन पढ़ाई में ही नहीं लग रहा। मैंने तो ये सोचा था कि तुम मन लगाकर स्टडी करोगी जिससे कोई ढंग की जॉब तुम्हें मिल जाएगी, उसके बाद हम तुम्हारी शादी एक बढ़िया घराने में कर देंगे। तो शिवानी ने अचानक अपने पिता की बात को रोकते हुए कहा कि मुझे पहले पढ़ाई तो कर लेने दीजिए, शादी वादी की तो बात बाद में देखेंगे। तो अचानक रविंदर ने गुस्से में अपनी पत्नी से कहा, जो कि बिल्कुल शिवानी के पास ही खड़ी थी, उसने कहा, तुम अपनी बेटी को संभालो, इसकी आजकल दोस्ती कॉलेज के लड़कों से कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग धोखा खा जाएं। शिवानी एकदम समझ चुकी थी, उसको क्लियर हो चुका था कि शिवानी के पिता रविंदर को उसके बॉयफ्रेंड गौरव के बारे में पता चल चुका है, इसीलिए बिना कुछ कहे वो अपने कमरे में चली गई। इसके बाद उषा और रविंदर काफी देर तक बातें करते रहे। उषा ने अपने पति को आश्वासन दिलाया कि वो शिवानी को जरूर समझाएगी कि फालतू के चक्करों में बिल्कुल ना पड़कर वो अपनी स्टडी पर ध्यान दे। शिवानी कमरे से ही अपने माता पिता की बातें ये सारी सुन रही थी। इनकी बातों से वो समझ चुकी थी कि अब इसके माता पिता इसके ऊपर बंदिशें लगाने लगेंगे। उसने तुरंत गौरव को कॉल किया और गौरव को कॉल करके कहा कि वो थोड़ा सा सतर्क रहे क्योंकि मेरे घर वालों को हमारे रिलेशन के बारे में पता चल चुका है। अगले दिन शिवानी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी तो एकदम उसकी माँ ने कहा, अब तुम्हें कॉलेज जाने की क्या जरूरत है, जब तुम्हारा मन पढ़ाई में लग ही नहीं रहा तो तुम आराम से घर पर बैठो। तो उस टाइम शिवानी ने अपनी माँ की बात को काटते हुए कहा कि मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कॉलेज तो जाने दो, मैं अपनी पढ़ाई को लेकर पूरी तरह से स्ट्रिक्ट हूँ, ये शिवानी ने कहा था। उसकी माँ ने कहा, जो मैं तुम्हें भी कह रही हूँ ये तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ, तुम समझो अब या ना समझो ये तुम्हारी मर्जी है। ठीक है मम्मी मैं कॉलेज जाऊँ, ये बात कहकर शिवानी घर से निकल गई। कॉलेज पहुंचकर शिवानी ने गौरव को सारी बात डिटेल में बताई और कहा, मम्मी पापा के तेवर से ये लगता है कि वो बहुत जल्दी मेरी शादी कहीं और कर देंगे, मेरी शादी कहीं और हो जाए इससे पहले ही हमें कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। लेकिन गौरव ने यहाँ कहा, लेकिन शिवानी अभी तो हमारी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई। गौरव यहाँ टेंशन में आ चुका था। तो शिवानी फिर बोली, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को एक दूसरे से अलग ही नहीं कर सकती। इसके बाद रविंदर को लगातार जो शिवानी के पिता थे उन्हें ये बताने लगे कि उनकी बेटी को एक लड़के के साथ इस जगह पर घूमते फिरते देखा, इस जगह पर ये दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे, इस जगह पर ये कुछ खा पी रहे थे। ऐसे ही जब कई बार शिवानी के पिता रविंदर को ये सारी बातें पता चलने लगी तो एक दिन रविंदर ने शिवानी से साफ कह दिया कि अगर वो नहीं मानती तो उसकी स्टडी एकदम बंद करवा दी जाएगी। शिवानी को लगा कि अब घर वाले उसके प्यार में रोड़ा बन रहे हैं तो उसने गौरव से फिर बात की और उसके साथ भाग जाने का फैसला ले लिया। इसके बाद प्लानिंग बनाकर एक दिन शिवानी गौरव के साथ फरार हो गई। आगरा के कैंट स्टेशन के पास इन दोनों को किसी ने देख लिया तो ये बात उसने रविंदर को बता दी थी। खबर मिलते ही रविंदर कैंट स्टेशन पहुंचे और वहां दोनों को पकड़ लिया। गौरव को उन्होंने डांटा फटकारा और वहां से भगा दिया और शिवानी को जबरदस्ती घर लेकर आ गए। इसके बाद उन्होंने शिवानी को घर में ही कैद कर लिया था। रविंदर ने उस व्यक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद किया जिस कारण उसी के कहने पर इसके परिवार की इज्जत बच चुकी थी, वरना अच्छी खासी अब बदनामी होने वाली थी। इसके बाद रविंदर ने शिवानी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। शिवानी चोरी छिपे गौरव से फोन पर बातें कर लिया करती थी। शिवानी उस कैद से एकदम आजाद होना चाहती थी। वो हमेशा घर से बाहर निकलने का मौका तलाश रही थी। रविंदर वर्मा बेटी के लिए बहुत चिंता में थे क्योंकि एक दिन शिवानी ने अपनी माँ से बिल्कुल क्लियर होकर कह दिया था कि वो अब बालिग है और वो अपना अच्छा बुरा बड़े ही आराम से सोच सकती है, तो इसीलिए वो अपने पसंद के लड़के से ही शादी करेगी।
बेटी का ये कदम उनके समाज में बनी हुई इज्जत को धूल में मिला सकता था। इसीलिए उन्होंने ये तय किया कि अगर कुछ भी हो जाए तो वो जल्द से जल्द शिवानी की कहीं भी शादी कर देंगे। लेकिन वो शादी कर पाते इससे पहले ही 18 फरवरी 2016 को शिवानी गौरव के साथ भागकर दिल्ली जा चुकी थी, जहां उसने उत्तम नगर में किराए का एक कमरा लिया और वहां रहने लगे। उन्होंने कोर्ट में शादी भी कर ली थी। बेटी के इस तरह घर से गायब हो जाने से रविंदर समझ चुके थे कि उसे ही गौरव बहला फुसलाकर घर से भगा कर ले गया है। उन्होंने गौरव के खिलाफ धारा 366 के तहत एक केस फाइल कर दिया। मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद गौरव के परिवार वालों पर पुलिस वालों ने लड़की को बरामद करने का दबाव डाला। गौरव के पिता राम सहीर एकदम सीधे साधे आदमी थे। वो अपने रिश्तेदारों में उसे तलाश कर रहे थे, बट यहाँ पर गौरव कहीं भी नहीं मिला। काफी भाग दौड़ के बाद उन्हें गौरव और शिवानी के दिल्ली में होने की जानकारी मिली। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस तुरंत दिल्ली पहुंची और दिल्ली पुलिस की मदद से गौरव और शिवानी को उत्तम नगर से अरेस्ट कर लिया गया। इस तरह 45 दिनों बाद ये लोग पुलिस वालों की गिरफ्त में आ चुके थे। इन दोनों को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां शिवानी ने अपने बयान में ये कहा कि वो बालिग है और वो अपनी मर्जी से गौरव के साथ गई थी। वो गौरव से प्यार करती है और उसने उससे कोर्ट में शादी भी कर ली है। शिवानी के इस बयान के आधार पर अदालत से गौरव को जमानत मिल चुकी थी। रविंदर ने अपनी बेटी को अपने संरक्षण में लेने के लिए अदालत में अर्जी लगाई, तो शिवानी ने उसका विरोध कर दिया कि माँ बाप उसे घर ले जाकर उसे मार डालेंगे। लेकिन रविंदर ने अदालत में यह कहा कि वो अपनी बेटी को घर ले जाकर सामाजिक रीति रिवाज से उसकी शादी करेंगे, लड़की को पढ़ने के लिए भी भेजेंगे। रविंदर के इस बयान पर मजिस्ट्रेट ने शिवानी को उसके पिता को सौंप दिया। रविंदर ने अदालत में जो कुछ भी कहा था उससे वो घर आने पर एकदम पलट चुके थे। उन्होंने शिवानी पर अब बंदिशें लगानी शुरू कर दी थी। इसके अलावा वो उसके लिए अब लड़का भी ढूंढने लगे थे। आखिरकार उन्हें एक लड़का पसंद आ गया। शिवानी को जब पता चला तो उसने उसका विरोध किया और उसके विरोध के बावजूद भी उसका रिश्ता पक्का कर दिया गया था। 6 फरवरी 2018 को शिवानी की शादी का दिन भी तय कर दिया गया था। दिन तय हो जाने के बाद शिवानी एकदम परेशान रहने लगी। वो किसी तरह भी घर से निकलना चाहती थी, लेकिन बाहर जाने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उधर गौरव भी काफी ज्यादा परेशान था। उन्हें 6 फरवरी से पहले ही घर से भाग जाने का कोई ना कोई रास्ता निकालना था। रविंदर ने कई बार गौरव को अपने घर के आसपास भी घूमते हुए देखा। आखिरकार रविंदर ने एक बार गौरव को पकड़कर धमका दिया कि अगर वो अब इधर कहीं दिखाई भी दिया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर एक दिन शिवानी ने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाकर उसने अपने पिता से कहा कि पापा, जब मेरी शादी गौरव से हो चुकी है तब तुम मेरी शादी क्यों दूसरी जगह करना चाहते हो। बेटी की बात को अनसुना करके रविंदर बाहर चले गए। अब शिवानी कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे उसका रिश्ता एकदम टूट जाए। इस बारे में उसने गौरव से बात की तो उसने ये कहा कि वो उसकी हर तरह से मदद करना चाहता है और वो मदद करेगा भी। और एक दिन शिवानी का ममेरा भाई मनीष अपनी पत्नी के साथ उनके घर पर आया और रविंदर से गोवर्धन परिक्रमा के लिए चलने के लिए कह दिया। रविंदर पत्नी के साथ जाना तो चाहते थे, बट यहाँ पर वो शिवानी को घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शिवानी को भी चलने के लिए कह दिया। उसने कपड़े वगैरह अपने बैग में रखे, बैग पैक किया, सारी तैयारी कर ली। लेकिन मौका मिलते ही उसने गौरव को कॉल करके ये कह दिया कि शाम को 6 बजे घर के सारे लोग गोवर्धन परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। उन्हें लौटने में कम से कम 4 घंटे लग जाएंगे। रविंदर वर्मा के घर के निचले हिस्से में पंकज सिंह भदौरिया पत्नी और 2 बच्चों के साथ ये किराए पर रहा करते थे। ये टीचर थे और इनकी पत्नी भी टीचर थी। शाम को जब सभी गोवर्धन परिक्रमा के लिए घर से निकलने लगे तब प्लानिंग के अनुसार शिवानी ने तबीयत ठीक ना होने का बहाना करके ये कहा कि वो अब नहीं जा सकती है। घर वालों ने भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया। घर से निकलते टाइम पर रविंदर ने अपने किराएदार पंकज सिंह और उसकी पत्नी से शिवानी का ध्यान रखने के लिए कह दिया। घर वालों के जाने के बाद शिवानी गौरव का इंतजार करने लगी। उसने दरवाजा पहले से ही खुला छोड़ दिया था। जैसे ही गौरव घर में आया तो उसने उसे छत पर बैठकर इंतजार करने के लिए कहा। रात 10-11 बजे के आसपास सभी लोग जब घर आ चुके थे तब घर के मेन गेट में ताला लगाकर रविंदर वर्मा निश्चिंत हो चुके थे। थके होने की वजह से सभी को जल्दी नींद आ चुकी थी। ऊपर पड़ोसी की छत पर बैठा हुआ गौरव शिवानी का इंतजार कर रहा था। काफी देर बाद शिवम सो चुका था और थोड़ी देर बाद जब शिवानी उठी वो एकदम छत पर पहुंच गई। दोनों एक दूसरे की बाहों में समा चुके थे। इस टाइम दोनों पूरी दुनिया जहान से एकदम बेखबर हो चुके थे। अब यहाँ धीरे धीरे सुबह हुई और
रविंदर यहाँ सुबह सैर के लिए जाया करते थे, तो इसीलिए उन्होंने पहले से ही अपने मोबाइल फोन में अलार्म सेट कर रखा था। जैसे ही अलार्म बजा, शिवानी गौरव से ये कहकर नीचे आ गई कि पापा घूमने के लिए चले जाएंगे, तो वो उसे यहाँ से निकाल देगी। नीचे आकर शिवानी अपने बेड पर लेट गई। तभी गौरव का शिवानी के फोन पर मैसेज आया कि उसे प्यास लगी है। शिवानी ने अपने पिता के कमरे में नजर डाली तो वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। शिवानी को ये लगा कि मेरे पिता अब बाहर शहर के लिए निकल चुके हैं। वो पानी की बोतल लेती है और छत पर जाने लगती है। रविंदर उस टाइम पर घर पर ही थे और रविंदर ने ये साफ देख लिया था कि शिवानी पानी की बोतल हाथ में लेकर छत पर क्या करने जा रही है, वो भी इतनी सुबह सुबह, और वो भी उसके पीछे पीछे छत पर पहुंच गए। रविंदर ने शिवानी और गौरव को एक साथ देखा तब उनका खून खौल उठा था। पिता को देखकर शिवानी डर से कांपने लगी थी। गौरव भी एकदम घबरा चुका था, उसके माथे से पसीना बहने लगा था और यहाँ शिवानी की करतूत से उसके पिता रविंदर को और ज्यादा गुस्सा आ चुका था। फिर उन्होंने कुछ ऐसा कर डाला कि वहाँ मौत का तांडव मच चुका था। शिवानी अचानक सीढ़ियों पर गिरते हुए नीचे जा चुकी थी और वहाँ एकदम खून बिछ चुका था। सुबह करीब 5:15 साढ़े 5 बजे के आसपास पुलिस कंट्रोल रूम को यह सूचना मिली कि इस जगह पर, इस कॉलोनी में एक लड़की की मौत हो चुकी है। ये इलाका थाना सदर के अंदर आया करता था। पुलिस कंट्रोल रूम में यह सूचना थाना सदर पुलिस को दे दी थी। पुलिस इंस्पेक्टर गौतम उस दिन छुट्टी पर थे। थाने का इंचार्ज एएसआई वो अखिलेश सिंह के पास था। वो किसी केस की निरीक्षण करने के लिए कहीं और गए हुए थे। एसएसपी की सूचना पर चौकी प्रभारी अरुण कुमार अपने पुलिस वालों के साथ उस कॉलोनी में पहुंचे जहां पर यह क्राइम हुआ था। डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया गया, साथ में फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया था। सूचना पाकर एसएसआई अखिलेश सिंह भी रविंदर वर्मा के घर पर पहुंच चुके थे। पुलिस वालों ने जब इन्वेस्टिगेट किया तब घर की सीढ़ियों पर उनकी 20 साल की बेटी शिवानी वर्मा का गर्दन कटा हुआ शव मिल चुका था। शव के आसपास काफी सारा खून फैला हुआ था। वहीं पर एक पेपर कटर भी पड़ा हुआ था। वहां पर संघर्ष के निशान, यानी कि खुद को बचाने के निशान भी साफ दिखाई दे रहे थे कि यहाँ कुछ ना कुछ हाथापाई हुई है। जिसने भी मारा है उसके साथ लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ है। इस बार यहाँ रविंदर ने उस टाइम बताया कि किसी ने उनकी बेटी की हत्या कर दी है। अखिलेश सिंह ने पेपर कटर को अपने कब्जे में लिया। फोरेंसिक टीम आई तो पेपर कटर उनके हवाले कर दिया गया। कुछ ही देर में डीएसपी कुमारी अनुपमा सिंह और उनका स्टाफ भी आ चुका था। पुलिस ने जब ध्यान से देखा तो शिवानी के शव के पास खून से गौरव लिखा हुआ था। पुलिस वालों ने रविंदर वर्मा से गौरव के बारे में जब पूछा तब उन्होंने कहा कि वो किसी गौरव को नहीं जानते। फोरेंसिक टीम ने यह बताया कि खून सने पैरों के जो निशान है ये अलग अलग आदमी के हैं, लेकिन छत तक जो पैरों के निशान गए हैं वो एक ही आदमी के गए हैं। पेपर कटर के हत्थे पर एक हाथ का निशान था, लेकिन रोहे वाले हिस्से पर 2 हाथों के निशान मौजूद थे। इससे ये साफ हो चुका था कि वहाँ शिवानी के अलावा 2 लोग और मौजूद थे। घर की सिंक की जांच की गई तो वहाँ खून के निशान पाए गए। इसका मतलब ये था कि जिसने भी शिवानी को मारा है उसने वहाँ हाथ जरूर धोए थे। किराएदार पंकज ने बताया कि उन्हें तो रविंदर वर्मा ने जगाकर बताया था कि उनकी बेटी की हत्या हो चुकी है। इसके अलावा उन्हें इस क्राइम सीन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। रविंदर वर्मा ने यह बताया कि गैस की दुर्गंध आने पर वो रसोई में गए और लाइट जगाने के बजाय उन्होंने पंखा ऑन कर दिया। इसके बाद वो ऊपर जाने लगे तो देखा बेटी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। वो घबराकर वापस नीचे आ गए और किराएदार को जगाया और उसे सारी बात बता दी थी। इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम को यह सूचना दे दी गई। रविंदर के इस कहानी पर पुलिस वालों को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। उनके कपड़े उतरवा कर देखा गया तो बनियान पर खून के निशान नजर आए। उनके पैरों पर भी खून लगा हुआ था। ये सबके दायरे में आ चुके थे। क्राइम सीन की जब पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली गई, पुलिस वालों ने उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस वालों ने रविंदर को पुलिस स्टेशन बुलाया पूछताछ के लिए। अज्ञात के खिलाफ इस हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर लेने के बाद तो रविंदर से पूछताछ की गई तो रविंदर यहाँ यही कहते रहे कि उनकी बेटी की हत्या किसी और ने की है। बार बार पूछने पर भी रविंदर ने गौरव के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया, जबकि पुलिस वालों के लिए फर्श पर लिखा हुआ गौरव एक महत्वपूर्ण सुराग था। पुलिस वालों ने इस केस में आगे बढ़ने का रास्ता उन्हें मिल सकता था। पोस्टमार्टम के बाद शिवानी का शव रविंदर वर्मा को सौंप दिया गया। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। इस बीच पुलिस वालों के सामने काफी कुछ क्लियर हो चुका था। पुलिस वालों को गौरव के बारे में भी पता चल चुका था कि वो शिवानी का दोस्त था और वो उसके साथ पढ़ा करता था। वो शाहगंज में रहा करता है। अगले दिन इंस्पेक्टर सोनी सिंह और चौकी प्रभारी अरुण कुमार को एसपी सिटी में गौरव से पूछताछ करने के निर्देश दिए। पुलिस वाले गौरव के घर पहुंचे तब उसके पिता ने ये कहा कि कुछ ही देर पहले ही वो घर
घर से निकला था। पिता ने फोन करके उसे वापस घर बुलाया और गौरव जब घर आया तो गौरव को पुलिस वाले पूछताछ के लिए उसे पुलिस स्टेशन ले गए। गौरव ने अपना सर मुंडवा रखा था, वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। पुलिस स्टेशन आते ही उसने कहा, साहब आप मुझे मत मारना, मैं आपको सारी बात सब कुछ सच सच बताऊंगा, सारी डिटेल में बताऊंगा। मैंने शिवानी वर्मा को नहीं मारा है, मैं तो उससे प्यार करता था। अब हमने तो कोर्ट मैरिज भी कर ली थी। उसके बुलाने पर 28 अक्टूबर 2017 को मैं उसके घर पर गया था। दुर्भाग्य से उसके पिता ने हम दोनों को एक साथ देख लिया। जब गौरव ने आगे जो बताया उसके अनुसार रविंदर उसे मारना चाहते थे, लेकिन शिवानी उसे बचाने के लिए बीच में आ गई थी। रविंदर वर्मा के हाथ से उसने पेपर कटर छीनने की बहुत कोशिश की, जिससे उसकी 2 उंगलियां भी कट चुकी थी। जिसके बाद गुस्से में रविंदर ने पेपर कटर चलाया और शिवानी एकदम सामने आ गई, जिससे पेपर कटर उसके गले पर लग चुका था और उसका गला कट गया। रविंदर वर्मा पर एकदम खून सवार था। शिवानी घायल होकर सीढ़ियों पर गिर गई, उसके बावजूद वो उसकी ओर झपटने लगा। तब शिवानी ने अपना गला पकड़े हुए कहा कि गौरव तुम यहाँ से भाग जाओ वरना ये तुम्हें भी मार डालेंगे। उस हालत में गौरव को कुछ नहीं सूझ रहा था। वो भागकर जब छत पर गया तो किसी तरह वहां से कूदकर वो भाग खड़ा हुआ। बट यहाँ पर शिवानी के बारे में सोचकर वो बहुत परेशान होता रहा। अगले दिन गौरव ने पुलिस वालों के डर से अपना सर मुंडवा लिया था। गौरव ने जो कुछ भी बताया था वो पुलिस वालों को एकदम सही लगा और गौरव से पूछताछ के बाद पुलिस वालों ने रविंदर वर्मा को दोबारा पुलिस स्टेशन बुलाया और पुलिस स्टेशन में गौरव को देखकर रविंदर वर्मा के पसीने छूटने लगे थे। अब कहने सुनने के लिए इसके पास कुछ नहीं बचा था। पूछताछ में रविंदर वर्मा ने कहा शिवानी का मर्डर करने का उसका कोई इरादा नहीं था, पर गुस्से में पेपर कटर चल गया और उसका गला कट गया। उसने भी ये अब स्वीकार कर लिया था कि वो अपनी बेटी का दूसरी जाति के लड़के के साथ उसके रिलेशनशिप मुझे स्वीकार ही नहीं थे। वो अपनी बेटी की शादी अपनी ही जाति के लड़के से करना चाहता था, लेकिन शिवानी बहुत जिद्दी थी, जिसका अंजाम ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ और डोली उठने से पहले ही उसकी अर्थी उठ चुकी है। रविंदर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसे जेल भेजने की तैयारी कर दी गई। और यहाँ एक खुलासा और कर दिया गया। वो खुलासा ये था, रविंदर वर्मा का कहना ये था कि हमने पहले से ही ये प्लानिंग कर रखी थी कि अगर शिवानी ने कुछ भी गलत कदम उठाया, उसके साथ भाग गई, जब भी वो हमारे हत्थे चढ़ेगी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। और ये प्लानिंग पूरे परिवार वालों के बीच हो चुकी थी। तो देखा जाए ये शिवानी का मर्डर उसके परिवार वालों ने ही कर दिया है। ऑनर किलिंग ये केस बन चुका है और यहाँ जो सजा हुई यह सजा सिर्फ और सिर्फ इसके पिता को हुई, क्योंकि इस मर्डर में कोई और शामिल नहीं था। इसके पिता ने साफ कह दिया था मर्डर मेरे से हुआ है, ये तो आराम से मेरे परिवार वाले जो भी मेरी बीवी है बच्चे हैं वो आराम से सो रहे थे। और जब उसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी शुरू की गई तब उसके परिवार वालों की महिलाओं ने पुलिस स्टेशन के बाहर ही हंगामा करना शुरू कर दिया था। पुलिस वालों के बड़े ऑफिसर्स ने उन्हें समझाया बुझाया और उन्हें वापस घर भेज दिया और रविंदर वर्मा को 30 अक्टूबर को कोर्ट में पेश कर दिया गया, जहां से उसे हमेशा हमेशा के लिए जेल में भेज दिया गया। तो ये थी पूरी कहानी ऑनर किलिंग शिवानी वर्मा की। आप बताइए आप लोगों की इस स्टोरी के बारे में क्या राय है। अगर आप लोगों ने पूरी ये स्टोरी देख ली है तो मुझे बताइएगा कि क्या यहाँ पर शिवानी सही थी या गलत थी, रविंदर सही थे या गलत थे, या फिर लड़के को ही पीछे हट जाना चाहिए था, इसमें क्या होना चाहिए था, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिस स्टोरी के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, इस केस का नाम है राठी फैमिली केस। इस स्टोरी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पुणे शहर से। यहीं पे एक कोठरूड नामक जगह पर शीला विहार कॉलोनी है। इसी कॉलोनी में हिमांशु अपार्टमेंट के 2nd फ्लोर पर फ्लैट नंबर 6 में 7 से 8 लोगों का एक सुखी परिवार रहा करता था, राठी परिवार। घर में सबसे बड़े या मुखिया थे केसरीमल राठी। बात 1994 की है। पुणे के कर्वे रोड पर इनकी एक मिठाइयों की सबसे बड़ी दुकान थी, सागर स्वीट मार्ट के नाम से। इस दुकान के मुखिया थे केसरीमल राठी और इनके बड़े बेटे संजय राठी। यही दोनों इस स्वीट्स की शॉप को चलाया करते थे। अच्छी खासी कमाई भी हो रही थी, घर पर भी सभी लोग एकदम ठीक थे, खुशहाल परिवार था, जिंदगी एकदम पटरी पर थी। और एक दिन आया 26 अगस्त 1994 शाम को 6:45 बजे के आसपास संजय राठी अपने बहनोई श्रीकांत नवंदर के साथ दुकान से घर आते हैं। संजय के पास खुद की मोटरसाइकिल बाइक थी, तो इसीलिए ये इसी बाइक से सवार होकर वापस घर आए। आगे ये जीजा साला अपने अपार्टमेंट गए, घर का डोरबेल बजाया, लेकिन कोई भी दरवाजा खोलने के लिए तैयार ही नहीं था। डोरबेल को कई बार बजाया गया, दरवाजा खटखटाया भी, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। फिर संजय ने ध्यान दिया कि यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है, दरवाजा लॉक्ड है। इसीलिए संजय राठी अपने करीबी पड़ोसी के घर गए। उनके मेन दरवाजे पर चेन लगी हुई थी, उसे हटाकर उनका दरवाजा खटखटाया गया। पड़ोसी मिस्टर खारा
दरवाजा खोलते हैं। संजय ने इनसे पूछा कि मेरे घर वाले कहाँ गए हैं, आपको क्या चाबी दी है? अक्सर अगर इनके परिवार के लोग कभी भी कहीं पर भी जाया करते तो घर की चाबी इन्हीं पड़ोसी को देकर जाया करते थे। यहाँ पर पड़ोसी ने कहा कि नहीं, हमें कोई चाबी नहीं मिली, वो बताकर भी नहीं गए। अब संजय को यहाँ थोड़ी फिक्र होने लगी क्योंकि इनकी वाइफ बबीता राठी गर्भवती थी, तो इन्हें ये लगा कि शायद ये कहीं हॉस्पिटल न चले गए हों। जल्दबाजी में इन्होंने किसी को नहीं बताया, जो कि घर पर एक नौकरानी काम किया करती थी, सत्याभामा बाई सुतार। कम से कम उसे तो घर पर होना चाहिए था, वो थोड़ी ना हॉस्पिटल जाएगी। वैसे भी ये यहाँ पर रहा नहीं करती थी, ये सुबह काम करने के लिए यहाँ आया करती थी और शाम को वापिस अपने घर चले जाया करती थी। हो सकता है कि ये अपने घर चली गई हो, लेकिन तब तक इस मेड के पति दामू सुतार अपनी पत्नी को घर ले जाने के लिए आ जाते हैं। अब पति घर ले जाने के लिए आया, लेकिन पत्नी यहीं पर होगी। संजय ने पड़ोसी के टेलीफोन यूज किया। सबसे पहले आसपास रहने वाले सभी रिश्तेदारों को कॉल किया जाता है, जहाँ जहाँ पर भी इनका आना जाना था, लेकिन किसी के घर भी राठी परिवार के औरतें और बच्चे गए ही नहीं थे। इसके बाद संजय ने अपने पिता केसरी मल को कॉल किया, जो कि अपनी दुकान पर थे। हो सकता है कि परिवार वाले दुकान पर गए हो मिठाइयाँ वगैरह खाने के लिए, क्योंकि कभी कभी ये लोग जाया करते थे। केसरी मल ने भी कहा कि दुकान पर कोई भी घर का मेंबर नहीं आया है। ऊपर से किसी काम के लिए घर पर कॉल कर रहे थे, लेकिन वो फोन भी कोई नहीं उठा रहा था। ये सब सुनकर और जानकर संजय की चिंता और ज्यादा बढ़ चुकी थी। दरवाजे के बाहर दामाद श्रीकांत और नौकरानी के पति दामू सुतार खड़े हुए थे। संजय अपनी बाइक से वापस दुकान जाता है, जो कि 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। दुकान पर घर की दूसरी चाबी रखी हुई थी। जल्दी जल्दी में संजय उस चाबी को लेकर घर आए। हिमांशु अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 6 का दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खुलता है, फिर संजय राठी, दामाद श्रीकांत, मेड का पति दामू और पड़ोसी मिस्टर खारा, ये चारों घर के अंदर एंटर हुए। जैसे ही ये घर के अंदर एंटर हुए, सामने का नजारा देखकर इन चारों के होश उड़ चुके थे, चेहरों के रंग बिगड़ चुके थे, ये एकदम बदहवास हो चुके थे। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या करना चाहिए, आखिरकार यहाँ हुआ क्या है। पूरे फर्श पर रक्त ही रक्त बिखरा हुआ था, दीवारों पर खून के छींटे थे। ऐसा लगा कि जैसे पानी की बजाय इस घर की धुलाई रक्त से की गई हो या फिर रक्त की होली खेली गई हो। किचन में नौकरानी सत्याभामा बाई का शव पड़ा हुआ था। बाथरूम में 19 साल की प्रीति राठी, जो कि संजय की बहन थी, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। एक कमरे में संजय की माँ मीराबाई राठी और प्रतीक 1.5 साल का भांजा ये पड़े हुए थे। माँ बेड पर रक्त में भीगी हुई थी और भांजा जमीन पर पड़ा हुआ था। दूसरे रूम में संजय की बहन और श्रीकांत दामाद की पत्नी हेमलता का शव था और वो प्रतीक इन्हीं का बेटा था। एक और कमरे में संजय की पत्नी बबीता और 2.5 साल का बेटा चिराग था और बबीता प्रेग्नेंट भी थी। ऐसे पूरे घर में बबीता के पेट में पल रहे बच्चे के साथ 8 लोगों की लाशें थी। घर में दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। यहाँ शोर मचा। आसपास के जितने भी पड़ोसी थे, उनके घर के जो मेन डोर था उस पर चेन लगी हुई थी। पड़ोसी भी बाहर नहीं आ पा रहे थे। आखिरकार इनके दरवाजे की ये चेन लगाई किसने? इनके दरवाजों की सभी की चेनें खोली गई। उसके बाद ये लोग बाहर आए। घर के बाहर, बिल्डिंग के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। एक परिवार में 8 लोगों का मर्डर, ये खबर बहुत तेजी से फैलने लगी थी। 2 पड़ोसियों ने कोथरूड पुलिस स्टेशन में जाकर ये कंप्लेंट लिखवाई कि इस अपार्टमेंट में लोगों की भीड़ जमा हो रही है, एक बार आप चलकर देखिए। पुलिस वालों को लगा कोई झगड़ा वगैरह हुआ होगा। ये लोग वहां पर गए। सभी ने संजय राठी के घर पर जाने का इशारा किया। पुलिस वाले फ्लैट नंबर 6 में गए। यहाँ पर हर तरफ रक्त की नदी बह रही थी। घर के सारे सामान बिखरे हुए थे। सारा कुछ तहस नहस कर दिया था। कमरे की अलमारियां खुली हुई थी। पुलिस वालों ने सोचा कि कोई बदमाश लूटपाट करने के लिए आए होंगे। पुलिस वालों ने संजय राठी से पूछा कि ये सब हुआ कैसे। संजय बिल्कुल बदहवास था, कुछ भी बताने के लायक यह भी बचा ही नहीं था। पुलिस वालों ने अनजान लोगों के खिलाफ कत्ल का और लूटपाट का मुकदमा दर्ज किया। सभी डेड बॉडीज का पंचनामा किया गया। उसके बाद इन्हें हॉस्पिटल भेजा गया। जब एक एक करके कई सारी एम्बुलेंसेज आई और 7 डेड बॉडीज को उनमें रखा गया, तो इस नजारे को देखकर हर कोई बेसुध हो चुका था। डेड बॉडीज के हॉस्पिटल में जाने के बाद कुछ टाइम बीता तो संजय यहाँ थोड़ा नॉर्मल हुआ। पुलिस वालों के कहने पर इन्होंने घर को चेक किया कि कितना सामान लूटा गया है। संजय ने घर को चेक करके पुलिस वालों को बताया कि घर से सिर्फ 50,000 रुपए ही गायब है और साथ में ढेर सारे गहने, इसके अलावा कुछ घड़ी जैसा सामान, ये चीजें गायब है। संजय के अनुसार जब ये यहाँ पर आए थे तो घर का दरवाजा लॉक्ड था। इन्होंने दुकान से दूसरी चाबी लाकर दरवाजा खोला था। इसकी पुष्टि पड़ोसी मिस्टर खारा, दामाद और मेड के पति भी करते हैं। पुलिस वालों ने देखा कि घर का मेन दरवाजा एकदम सही सलामत है, कोई खरोच तक नहीं है, यानी कि वो लुटेरे घर में जबरदस्ती तो नहीं आए
आए होंगे। आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के अनुसार उन्होंने कोई चीखने चिल्लाने की कोई आवाज नहीं सुनी थी, यानी कि जो कुछ भी हुआ इसके पीछे घर के ही किसी मेंबर का हाथ होगा। पुलिस वालों ने संजय की मदद से उनकी लिस्ट बनाना शुरू किया जो कि घर पर आते जाते थे, उनके जानने वाले जो भी थे या फिर ऐसे लोग जो संजय या फिर इनके परिवार की बिल्कुल नहीं बनती थी। साथ ही साथ संजय की दुकान पर काम करने वाले लड़कों की भी एक लिस्ट तैयार की गई। पुलिस वालों ने जल्दी से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। बारी बारी से सबसे पूछताछ की गई। अगले दिन की सुबह संजय ने पुलिस वालों को यह बताया कि 2 से ढाई महीने पहले जून 1994 में हमारी दुकान पर एक लड़का काम करने के लिए आया था, राजू राज पुरोहित। उसने लगभग 2.5 महीने काम किया, फिर अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बोलने लगा। फिर हम यहाँ पर ज्यादा सैलरी अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने मना कर दिया। इसके बाद वो लड़का नौकरी छोड़कर चला गया। कुछ दिन के बाद वो वापिस से अपने किसी दोस्त को लेकर दुकान पर आया और कहा कि आप लोग इसे मेरी जगह पर नौकरी दे दीजिए। पर राजू के जाते ही हमने किसी और को नौकरी दे दी थी। उसके दोस्त के लिए हमारे पास कोई काम नहीं था, इसीलिए हमने मना कर दिया। शायद इसी वजह से राजू ने कुछ किया होगा। ऊपर से वो हमारे घर पर भी आता जाता था, सभी लोग उसे जानते थे। घर पर यहाँ मीडिया वाले, अखबार वाले सभी मौजूद थे। उन दिनों सुबह और शाम दोनों टाइम पर अखबार छपा करते थे, इसीलिए कत्ल के अगले दिन यानी कि 27 अगस्त की शाम के अखबार में राजू का नाम एक सस्पेक्ट की तौर पर छप चुका था। पुलिस वाले भी राजू का पता करना शुरू कर देते हैं। ढूंढते ढूंढते वो पहुंचे बॉम्बे विहार नामक एक रेस्टोरेंट या फिर मिठाई की दुकान कह सकते हैं वहां पर। ये लक्ष्मी रोड पर स्थित था। राजू पहले यहीं पर काम किया करता था। यहाँ भी सैलरी बढ़ाने के लिए इसने कहा था, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ी तो जून 1994 में उसने नौकरी छोड़ दी। यहीं पर 2 लोग और काम किया करते थे, नारायण और जितेंद्र। ये दोनों राजू के बहुत अच्छे दोस्त थे। राजू का पता करते करते पुलिस वालों को पुणे में ही राजू का एक भाई मिला जिसका नाम है कल्याण सिंह। इसके जरिए पुलिस वाले राजू तक आसानी से पहुंच सकते थे। उन दिनों ऐसे मोबाइल फोन्स आम लोगों के पास बिल्कुल नहीं थे कि फटाफट लोकेशन पता कर ली जाए। कल्याण सिंह से ये पता चला कि राजस्थान के श्री गंगानगर का रहने वाला है। अब एक टीम भेजी गई राजस्थान। वहां की पुलिस की मदद से पुणे पुलिस राजू के घर तक भी गए, लेकिन राजू वहां पर भी नहीं मिला। अब ये ना तो पुणे में अपने भाई के घर मिला और ना ही राजस्थान के गांव में अपने घर में। इसका मतलब कि राजू ने ही कुछ ना कुछ किया होगा, इसीलिए वो फरार है। हर एक पुलिस वाला अपने दिमाग को यूज कर रहा था। मुखबिरों को भी अलर्ट कर दिया गया था। राजू कुछ ज्यादा चालाक नहीं लग रहा, वो किसी अनजान शहर में जा ही नहीं सकता, उसे यहीं पर ही ढूंढो। आगे घटना के बाद 5 सितंबर 1994 के दिन नारायण जो राजू के साथ काम किया करता था, ये राजस्थान के एक छोटे से इलाके से पकड़ा जाता है। पुलिस वाले इसे पुणे लेकर आए और इससे पूछताछ की गई। ज्यादा देरी बिल्कुल नहीं लगी, ये टूट चुका था। इसने सारी वारदात डिटेल में बताई। नारायण चेतन राम चौधरी और इसके 2 दोस्त राजू राज पुरोहित और जितेंद्र गहलोत, इन्हीं तीनों ने मिलकर राठी परिवार में कत्लेआम मचाया था। ये तीनों 26 अगस्त की दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच में राठी फैमिली के घर पर पहुंचे थे। ये पूरी तैयारी के साथ आए थे। नारायण के पास एक बड़ा सा चाकू था जो कि राजू पहले यहाँ पर काम कर चुका था, इसीलिए राजू ही सबसे पहले घर में गया। वो दरवाजा सिर्फ उस टाइम पर भीड़ा हुआ था। उस टाइम पर घर की नौकरानी सत्यभामा बाई सूत्र घर की सफाई कर रही थी, पोछा लगा रही थी। उसने राजू को घर में प्रवेश करते हुए देखा। ये खुशी से उससे मिलती है, हालचाल पूछती है। तभी पीछे से नारायण और फिर जितेंद्र घर के अंदर घुस जाते हैं और फिर जितेंद्र ने घर का दरवाजा अंदर से लॉक्ड कर दिया। फिर ये लोग अपने साथ ढेर सारा लाल मिर्च का पाउडर लेकर आए थे। जब तक नौकरानी की नजर राजू के पीछे पड़ी, तब तक जितेंद्र ने अपने हाथ में लाल मिर्च का पाउडर लिया और नौकरानी के ऊपर फेंक दिया। नौकरानी की आंखें जलने लगी। ये चिल्लाते हुए भागकर घर के लिविंग एरिया में पहुंच गई। आवाज सुनकर घर के बाकी मेंबर्स भी अपने कमरों से निकले और नौकरानी के पास आते हैं। तभी पीछे से ये तीनों निकल कर आए। यहाँ पर जितेंद्र के पास बहुत सारा मिर्च पाउडर था। इन सब ने कहा कि अगर तुम लोगों ने शोर मचाया ये पाउडर तो तुम्हारे ऊपर फेंक दिया जाएगा और फिर चाकू से मार दिया जाएगा। जो कि घर में सिर्फ औरतें और बच्चे ही थे, तो अपने बच्चों को बचाने के डर से सभी औरतें शांत रहती हैं। लेकिन संजय राठी की माँ मीराबाई राठी थोड़ा विरोध करने की कोशिश करती हैं। इन्होंने मदद की पुकार भी लगाई, चिल्लाई भी। फिर जितेंद्र और नारायण ने इन्हें काबू किया और कहा शांत रहें तो कीमती सामान लेकर सिर्फ चले जाएंगे, वरना सबको खत्म कर देंगे। मीराबाई से पूछा गया कि आपके पैसे और गहने कहाँ रखे हैं। इन्होंने एक कमरे की ओर इशारा किया। कमरे में अलमारी भी मौजूद थी। इसके बाद जितेंद्र और नारायण मीराबाई को लेकर उस कमरे में गए, लेकिन इससे पहले जितेंद्र ने राजू को मिर्च पैकेट का पाउडर थमा दिया था और कहा कि
अगर अंदर कुछ गड़बड़ हो तो पाउडर इसके ऊपर फेंक देना। इसके बाद दो बदमाश मीराबाई को लेकर एक कमरे में गए, अलमारी को खुलवाया, उसमें से पैसे और गहने लूटे गए। इसके बाद नारायण ने एक बड़ा सा चाकू निकाला और मीराबाई पर हमला कर दिया। मीराबाई बेड पर गिर चुकी थी, इनकी मौत हो चुकी थी। फिर ये दोनों बाहर आ गए। इसके बाद नारायण संजय राठी की पत्नी बबीता को उनके बेडरूम में लेकर गया। बबीता की गोद में इनका बेटा 2.5 साल का चिराग राठी था। बबीता से उसकी अलमारी खुलवाई गई, वहां से पैसे और गहने लूटे गए। फिर उसी बेडरूम में नारायण ने चाकू से बबीता और उसके लड़के का कत्ल कर दिया। नारायण के कहने पर राजू संजय राठी की छोटी बहन प्रीति को बाथरूम में लेकर गया। वहीं पर वॉशिंग मशीन थी। राजू ने वॉशिंग मशीन के तार को खींचकर तोड़ा और फिर उस तार से प्रीति राठी का गला घोटने लगा। जब राजू को लगा कि प्रीति का खेल खत्म हो गया, फिर ये बाहर आता है। राजू के बाहर निकलते ही प्रीति की आवाज आने लगी। नारायण ने ये सुन लिया और अपना चाकू लेकर बाथरूम में गया। फिर प्रीति का भी काम तमाम कर दिया गया। अब यहाँ नारायण किचन में जाता है, यहाँ की सिंक में अपना चाकू धोने के लिए, क्योंकि इसने अभी तक 3 फीमेल और एक लड़के का कत्ल किया था। तभी नौकरानी राजू से कहती है कि मेरी आंखें जल रही हैं, मेरा मुंह धुलवा दो। इसके बाद राजू इसे किचन में लेकर आता है। वहां तो ऑलरेडी नारायण चाकू धो रहा था। फिर नारायण ने चाकू से नौकरानी का भी काम तमाम कर दिया था। जितेंद्र लिविंग रूम में बाकियों को धमका कर रखे हुए था कि मिर्च पाउडर फेंक दूंगा अगर तुम लोग चिल्लाए तो। इसके बाद राजू और नारायण किचन से निकले और संजय राठी की बहन शादीशुदा हेमलता को बेडरूम में लेकर गए। हेमलता के गोद में इसका 1.5 साल का लड़का प्रतीक था। बेडरूम में आकर नारायण ने हेमलता से कहा कि बच्चे को मुझे दे दो। हेमलता ने मना कर दिया और विरोध करने लगी। नारायण ने कहा कि हम बच्चे को बगल वाले कमरे में इसकी नानी के पास लेकर जाएंगे ताकि वो सेफ रहे, अगर नहीं दिया तो हम इसे मार डालेंगे। इससे डरकर हेमलता ने बच्चे को नारायण को सौंप दिया था। तभी पीछे से जितेंद्र भी आ चुका था, क्योंकि अभी तक सबका खेल खत्म हो चुका था। घर के सभी मेंबर्स मर चुके थे, सिर्फ हेमलता और इसका बेटा प्रतीक ही बचे थे। नारायण ने बच्चा जितेंद्र को दिया। फिर राजू और जितेंद्र बच्चे को लेकर मीराबाई के रूम में गए। जितेंद्र ने बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूस दिया और दम घुटने लगा। थोड़ी देर में इसका भी केस शांत हो चुका था। फिर इसने प्रतीक को मृत समझकर फर्श पर सुला दिया। इसके बाद ये दोनों राजू और जितेंद्र हेमलता के रूम में गए। आगे नारायण ने हेमलता का भी कत्ल कर दिया। घर के सारे पैसे और गहने इन्होंने निकाल कर सेफली एक जगह पर रख दिए थे। घर में पीठ पर टांगने वाला एक बैग भी था, उसी में सारी चीजें भरी गई और नारायण अपना पैंट चेंज करता है क्योंकि ये पूरा रक्त में भीग चुका था। इसने घर में मौजूद दूसरे कपड़े पहन लिए। जितेंद्र भी अपनी शर्ट चेंज करता है। बाकी रक्त में भीगे हुए कपड़े इन्होंने बैग में ही रख लिए, जिसमें इन्होंने लूटपाट का सामान रखा हुआ था। ये लोग घर से निकलने ही वाले थे कि तभी अचानक घर के टेलीफोन की घंटी बज जाती है। अगर टाइमलाइन के हिसाब से देखे तो केसिमल राठी ने किसी काम से घर पर कॉल किया था। नारायण ने चाकू से टेलीफोन का वायर भी काट दिया था। टेलीफोन की आवाज से मीराबाई के रूम में पड़ा हुआ वो बच्चा प्रतीक रोने लगता है। इसकी आवाज इन तीनों बदमाशों ने सुन ली। फिर तीनों इस रूम में गए। जितेंद्र ने नारायण का चाकू लिया और प्रतीक का कत्ल कर दिया। फिर तीनों बैग लेकर फ्लैट से बाहर निकले, जो कि राजू पहले ही यहाँ पर आता जाता था, तो ये सारी चीजें ये जानता था। इसने बाहर निकलते वक्त मेन एंट्रेंस पर लगने वाला ताला लगा दिया था और चाबी लेकर ये चला गया। इसके बाद तीनों बिल्डिंग से बाहर निकले। एक चश्मदीद गवाह था विश्वजीत जोशी। इन्होंने इन बदमाशों को कंपाउंड से होते हुए बिल्डिंग से बाहर आते हुए देख लिया था। तीनों रोड पर एक रिक्शा रुकवाते हैं और इसमें बैठकर ये नागपुर चौवल रोड पर चले जाते हैं। इसके बाद 6:45 बजे के आसपास संजय राठी अपने जीजा श्रीकांत के साथ अपार्टमेंट आए। फिर ये सारी घटना हो चुकी थी। इधर नारायण, जितेंद्र और राजू तीनों उस जगह पर पहुंचे। नारायण ने लूटे हुए सामान से 200 रुपए निकाले और राजू को दिए। बोला कि जाओ तुम शराब और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आओ, पार्टी करेंगे। राजू जाता है और मार्केट से खाने पीने की चीजें लेकर आता है। इधर बैग को वापस से खोला गया, देखता है कि क्या क्या चीज इन्होंने लूटी है। सबसे पहले वो रक्त में भीगे हुए कपड़े निकले जो नारायण और जितेंद्र ने रखे थे। वैसे इन तीनों ने अपने अपने पसंद के हिसाब से भी सामान लूटे थे। बाकी पैसे और गहने तो इनके पास थे ही। बैग से कैमरा, माउथ ऑर्गन, चाकू, घड़ियां और पैसों की बात करें तो एक एक बंडल करके 500 के नोट, 100 के नोट, 50 के नोट और 10 के नोट निकलते हैं। सभी एक एक बंडल थे। राजू ने रिको कंपनी की लेडीज वॉच, माउथ ऑर्गन और कैमरा रख लिया और कुछ नेपाल के सिक्के भी थे। गोल्डन चेन, 3 कंगन और अंगूठी जिसमें एसआर का मार्क था, ये जितेंद्र रख लेता है। मंगलसूत्र और एक घड़ी नारायण ने रख ली। आगे नारायण ने राजू से कहा कि जाओ ये कपड़े धो दो। राजू कपड़े लेकर चौल के बाथरूम में गया और ये कपड़े धोने लगा। तभी इसे नारायण के पैंट में एक सोने की अंगूठी मिली। राजू ने पैंट नहीं धोई और
अंगूठी को पैंट में ही रखकर दीवार की दरार में छिपा दिया। ये लोग चौल के सबसे ऊपरी माले पर रहते थे, जिसकी छत करकट की थी। शाम को ये लोग शराब पीते हैं, पार्टी करते हैं। इसके बाद ये लोग खुशी से बाहर निकल गए घूमने फिरने के लिए। थोड़ा अंधेरा हुआ तो वापिस ये अपने घर आए। नारायण ने कहा कि मैं चाकू को ठिकाने लगा कर आता हूँ। चौल के पास एक कॉमन शौचालय था। नारायण ने शौचालय के पास ही उस चाकू को फेंक दिया। अब ये दिन बीतते हैं। अगले दिन की सुबह हो चुकी थी। नारायण ने राजू को सुबह सुबह उठाया और मार्केट भेजा, जाओ कि तुम अखबार लेकर आओ। राजू बाजार गया और 2 अखबार खरीद कर लेकर आया। इसमें प्रभात खबर और आज का आनंद, ये 2 अखबार थे। नारायण इसे पढ़ता है। इसमें वो राठी परिवार वाली घटना छपी हुई थी, लेकिन इन तीनों में से किसी का नाम नहीं आया था। इनको तसल्ली हो गई कि अब ये बच चुके हैं। उन दिनों शाम में भी अखबार छपा करते थे। शाम को फिर से नारायण ने राजू को मार्केट भेजा अखबार लेने के लिए। राजू संध्यानंद नामक एक अखबार खरीद कर लेकर आता है। इस अखबार के फ्रंट पेज पर भी राठी परिवार की घटना छपी हुई थी और इसमें सीधे सीधे सस्पेक्ट का नाम लिखा हुआ था। वो था राजू राजपुरोहित। ये देखकर तीनों डर चुके थे। अगर एक भी पकड़ा गया तो सबकी पोल खुल जाएगी। अब इनका पुणे छोड़ने का टाइम आ चुका था। ये तीनों इसी टाइम पर अलग अलग होकर अहमदाबाद निकल गए। इन्होंने पहले ही तय कर लिया कि 21 दिन कौन सी जगह पर मिलेंगे, क्योंकि फोन तो था नहीं कि कॉल करके ये पूछ लेंगे। इससे पहले ही इन्होंने डिसाइड कर लिया था 29 अगस्त को ये अहमदाबाद में मिले। पैसे आपस में बराबर बांटे, गहने अभी बेचे नहीं। ये तय हुआ कि कुछ महीनों में मामला शांत हो जाएगा, फिर ये गहने बेचेंगे, वरना ये पकड़े जा सकते हैं। फिर थोड़े थोड़े गहने इन्होंने सब में बांट लिए और अलग हो गए। आगे पुलिस वाले 5 सितंबर को नारायण को उसके गांव से पकड़ लेते हैं। इसके जरिए 15 अक्टूबर को राजू और फिर 21 नवंबर को जितेंद्र भी पकड़ा जाता है। तीनों ही राजस्थान के अलग अलग इलाके से पकड़े गए थे। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार 1994 के फरवरी मार्च महीने में राजू राजपुरोहित राजस्थान से निकलकर पुणे शहर आया। इसने जस्ट अभी 11th पास की थी। सोचा कि पुणे जाकर वहीं पढ़ाई करूंगा, वहीं नौकरी करूंगा, मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। इसका बड़ा भाई कल्याण सिंह भी यहीं पुणे में रहता था। तो राजू पुणे आया और लक्ष्मी रोड पर स्थित बॉम्बे विहार नामक रेस्टोरेंट या फिर दुकान पर नौकरी करने लगा। इसी जगह पर नारायण कुकिंग किया करता था और जितेंद्र काउंटर पर बैठा करता था। ये दोनों भी राजस्थान के ही रहने वाले थे। भाषा वगैरह भी बिल्कुल वहीं की थी, तो इन तीनों में आसानी से दोस्ती हो जाती है। नारायण यवाड़ा के नागपुर चौक में रहा करता था और ये बाकी दोनों भी वहीं रहने लगते हैं। राजू ने 2-2.5 महीने बॉम्बे विहार में नौकरी की। फिर मालिक ने जब सैलरी बढ़ाने से मना कर दिया तो 8 जून को ये नौकरी छोड़ देता है। फिर ये सागर स्वीट मार्ट में काम करने लगा, जो कि संजय राठी का था। इस दुकान पर काम करने वालों के लिए संजय के घर पर रोटियां बना करती थी, जिससे सभी लोग दोपहर में लंच कर सके। राजू का यह भी काम था कि दोपहर को संजय राठी के घर जाना, वहां से रोटी लेकर आना और दुकान पर आकर ये रोटी खाएंगे। तो हर रोज घर पर आने जाने से राठी फैमिली के लोग भी अब राजू को जानने लगे थे। अगस्त के तीसरे हफ्ते में राजू ने यहाँ से भी जॉब छोड़ दी थी। पता चला कि नारायण ने भी अपना काम धाम छोड़ दिया है। कुछ दिनों बाद जितेंद्र भी अपनी नौकरी छोड़ देता है। अब ये तीनों बेरोजगार चौल में रह रहे थे। इनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। कैसे भी करके इन्हें पैसे कमाने थे। जितेंद्र ने राजू से कहा कि जहां पर तू पहले काम करते थे वहां मेरी बात करो। राजू अपने दोस्त जितेंद्र की सिफारिश लेकर सागर स्वीट्स गया, पर संजय राठी ने मना कर दिया। तीनों को जल्द से जल्द ज्यादा पैसे कमाने थे। इनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना किसी बड़े आदमी के घर पर डाका डाला जाए। नारायण सारी साजिश रचता है कि एक ही बारी में बड़ा हाथ मारेंगे और यहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे। राजू और जितेंद्र भी अब यहाँ मान चुके थे। साजिश तय हुई 24 अगस्त को। टारगेट रखा गया जहाँ पर राजू पहले काम किया करता था, यानी कि सागर स्वीट मार्ट, क्योंकि राजू उनके घर भी आता जाता था। 24 अगस्त को चोरी करना तय हुआ। साथ में नारायण ने यह भी कहा कि जो भी सामने आएगा उसे हम खत्म कर देंगे, वरना हम पकड़े जा सकते हैं। 25 अगस्त को इन्होंने राठी परिवार की दुकान की और घर की रेकी की। देखा कि 1:30 से 4 बजे तक रोड पर चहल पहल कब कम होती है, कब ज्यादा होती है। तेज धूप होने की वजह से उस टाइम पर कोई बाहर नहीं निकलता। ये टाइम सही रहेगा। ऊपर से इस टाइम पर घर के सारे आदमी दुकान पर होंगे। अगर रात में चोरी की तो आदमी घर पर होंगे, उन्हें काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ऐसा टाइम चुना गया जब सभी आदमी बाहर हों। नारायण ने कहा कि कत्ल करना पड़ेगा, चाकू चाहिए, पर इनके पास चाकू खरीदने तक के पैसे नहीं थे। जितेंद्र को याद आया कि इसकी माँ ने इसके पैर में
एक चांदी का पतला सा पायल पहनाई थी जो अभी भी इसने पहन रखी थी। नागपुर चौल के पास एक सुनार की दुकान थी। जितेंद्र चला गया उस चांदी की पायल को बेचने के लिए। सुनार ने इस पायल को खरीदने के लिए जितेंद्र से उसका बिल मांगा, पर जितेंद्र के पास बिल नहीं था। फिर सुनार ने पायल लेने से मना कर दिया। अब जो कि ये इसी पड़ोस में रहा करता था, तो सुनार ने ये सुझाव दिया, अगर तुम्हें इतनी ही पैसों की जरूरत है तो पायल यहीं पर गिरवी रख दो और पैसे ले जाओ, आगे मुझे इतने ही पैसे देके पायल वापिस ले जाना। जितेंद्र को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। इसे और क्या चाहिए था, इसे तो मेन पैसे ही चाहिए थे। अब पायल के बदले इसे 90 रुपए मिले। 25 अगस्त की शाम को ये एक दुकान पर गए जहां पर बड़े बड़े चाकू रखे हुए थे। नारायण ने एक चाकू पसंद किया और उसे खरीद लिया। 55 रुपए का चाकू था। बाकी जो पैसे मिले उससे लाल मिर्च का पाउडर खरीदा गया। अब 26 अगस्त को इस कत्ल को अंजाम देना था। इस दिन राठी परिवार के घर पर संजय की बहन आई हुई थी, क्योंकि 5 दिन पहले ही रक्षाबंधन था, तो ये रक्षाबंधन पे आ नहीं पाई थी, इसलिए ये बाद में आई थी। साथ में जीजा जी और एक भांजा भी था। सुबह 10-11 बजे के आसपास ये आए थे। दोपहर 12 बजे के आसपास संजय दुकान से घर पर आता है अपनी राखी बंधवाने के लिए। राखी बहन ने बांधी, खाना पीना हुआ। इधर 12 बजे राजू और जितेंद्र भी संजय के घर के पास पहुंच चुके थे। रोड पर बाइक खड़ी हुई थी। राजू समझ गया कि अंदर संजय होगा, अभी जाना सही नहीं होगा, वरना कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब ये लोग वेट करते हैं, आसपास टहलने के लिए निकल गए। 1 से 1.5 घंटे बाद ये वापिस आए। बाइक वहां पर नहीं खड़ी थी। उधर संजय ने घर से निकलते वक्त अपने जीजा से कहा था कि आप भी हमारे साथ चलिए, यहाँ घर पर बैठे बैठे बोर हो जाएंगे। इसीलिए संजय अपने जीजा के साथ दुकान पर चला गया। इधर ये तीनों लोग सेकंड फ्लोर पर गए। नारायण और जितेंद्र दूसरे माले पर जितने भी फ्लैट्स थे, सबके फ्लैट्स के जो मेन डोर थे उनकी चेन को लॉक कर दिया था, ताकि अगर शोर भी ये लोग सुने तो बाहर ना निकल पाएं। इसके बाद ये सभी राठी परिवार के घर में जाते हैं। आगे आपको पता है कि क्या हुआ था। लूटपाट करने के बाद शाम के टाइम पर जितेंद्र ने उस सुनार से अपनी पायल छुड़ा ली थी। तीनों अरेस्ट हो चुके थे। राजू पुलिस की ओर से सरकारी गवाह बन चुका था। पुलिस वालों ने इसे समझाया कि इसे कत्ल से फांसी से कम की सजा है ही नहीं, अगर इसने इनकी ओर से गवाही दी तो कम सजा होगी। वो कत्ल वाला चाकू भी पुलिस वाले बरामद कर लेते हैं। पुलिस वालों ने एक चार्जशीट रेडी की जिसमें आईपीसी धारा के 302, 342, 120 बी, 392, 297, 449 और 34 धारा लगाई जाती है। पुणे के सेशन कोर्ट में ये केस शुरू हुआ। नारायण चौधरी ने अकेले ही 6 कत्ल किए थे। जितेंद्र ने 1 कत्ल किया था और राजू ने साथ दिया था। फैसले से पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में राजू की मृत्यु हो गई। रह गए नारायण और जितेंद्र। फरवरी 1998 में सेशन कोर्ट इन्हें फांसी की सजा सुना देता है। बॉम्बे हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज हुआ। फिर जुलाई 1999 में यहाँ से भी फांसी की सजा मिलती है। साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट भी इस फांसी की सजा को बरकरार रखता है। इसके बाद रिव्यू पिटीशन की बारी आई सेशन कोर्ट में, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एक पिटीशन भेजा गया। अक्टूबर 2016 में जितेंद्र की मर्सी पिटीशन स्वीकार हुई। इसे फांसी को उम्र कैद में बदल दिया गया, लेकिन एक शर्त के साथ कि ये कभी भी जेल से बाहर नहीं आएगा, मरते दम तक जेल में ही कैद रहेगा। नारायण ने अपना मर्सी पिटीशन विड्रॉ कर लिया और दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भेजा। 2018 में इसको बेल पर बाहर छोड़ा गया क्योंकि इसके पिता की तबीयत खराब थी। जब नारायण बाहर आया फिर जेल पहुंचा तो इसने अपने रिव्यू पिटीशन का फैसला आने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक और पिटीशन भेज दिया, जिसमें कहा कि ये कत्ल करते टाइम एक माइनर था, इसकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी। जैसे ये चीज बाहर आई फिर से पूरे देश में ये केस चर्चा का विषय बन चुका था। 1994 में किया गया कत्ल, जिसमें से 6 तो नारायण ने किए थे। अगर प्रेग्नेंट पत्नी बबीता को गिने तो 7 कत्ल होते हैं। उस टाइम पर नारायण एक 12 साल का लड़का था। आखिरकार ये इतने साल चुप क्यों रहा? पुलिस वालों ने इसे 20 से 22 साल का लड़का बताया था उस टाइम पर। सुप्रीम कोर्ट ने पुणे सेशन कोर्ट में इंक्वायरी बिठाने के लिए कहती है। मई 2019 में रिपोर्ट आई, नारायण उस टाइम पर 12 साल का बच्चा था। इसकी एग्जैक्ट एज 12 साल 6 महीने थी। इंक्वायरी टीम ने नारायण के गांव जाकर पूरी छानबीन की थी। लीगल डॉक्यूमेंट्स देखे गए थे, सारे सर्टिफिकेट्स देखे गए थे, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन हुई। सबके हिसाब से नारायण चौधरी 12 साल का निकला। पुलिस वालों ने घटना के टाइम पर मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया था, जिसमें उम्र का अंदाजा भी लगा सकते हैं, और ना ही इस बच्चे से इसकी उम्र पूछी गई थी। नारायण जब 2018 में बेल पर बाहर आया तब इसे जुवेनाइल एक्ट के तहत इसके बारे में पता चला। जानकारी के अभाव में इसके ऊपर एडल्ट की तरह ट्रायल हुए। 25-26 साल तक ये जेल में रहा। आगे मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट इसे बरी कर देते हैं। जितेंद्र उम्र कैद की सजा काट रहा है। क्या आपके हिसाब से राठी परिवार को न्याय मिला या फिर नहीं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
आज की स्टोरी में जैसे ही ये क्राइम कर दिया गया, क्राइम करने के तुरंत बाद ही एकदम पुलिस वालों को पता चला और उन्हें कुछ इन पर शक हुआ तो इन्हें तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस स्टेशन ले जाकर इनसे सख्ताई से पूछताछ की गई और जिसे मारा था उसकी बॉडी भी तुरंत पुलिस वालों के हाथ लग चुकी थी। जिन्होंने मर्डर किया था वो भी एकदम सच कबूल चुके थे। और यहाँ मतलब कि जब भी जिस टाइम पर क्राइम किया गया था उससे 15 से 20 मिनट के अंदर ही इस क्राइम का खुलासा हो चुका था और घर वालों को पता भी नहीं कि उनका लड़का मर चुका है और ये खबर पुलिस वालों तक भी पहुंच चुकी है। जब घर वालों को इस बारे में पता चला वो एकदम शॉक्ड रह गए। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो अपने घर अपने कमरे में आराम से सो रहा है, अभी मेरे सामने ही तो वो अपने रूम में गया था और वो सो रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं। आखिरकार कौन था ये शख्स, किसकी यहाँ हत्या कर दी गई थी और इसका कारण क्या था, मारने वाला कौन था, सब कुछ जानेंगे आज की इस पूरी स्टोरी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस स्टोरी को देख लेने के बाद आप लोगों की जो भी राय होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, साथ में कमेंट में पिक में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की जो स्टोरी सामने निकल कर आई है ये स्टोरी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से निकल कर आई है। 22 अप्रैल 2017 के रात के करीब 2 बजे के आसपास की बात है। उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर के पुलिस स्टेशन कैंट में देवेंद्र प्रताप सिंह अपने घर पर आराम से सो रहा था और अचानक घर की डोरबेल बजी तो वो जल्दी से अपने घर का गेट खोलने के लिए पहुंचे कि इतनी रात को ऐसे कौन आ सकता है। चश्मा ठीक करते हुए उन्होंने अपना दरवाजा खोला तो बाहर पुलिस वालों को देखकर उन्होंने हैरानी से पूछा, जी बताइए क्या बात है, आप लोग इतनी रात को कैसे? तो पुलिस वालों ने कहा कि कुछ बात ही ऐसी थी इसीलिए आधी रात को हमें आपके पास आना पड़ा। पुलिस वालों ने तुरंत पूछा कि आपकी बहू और आपका बेटा कहाँ पर है? देवेंद्र प्रताप ने कहा कि वो तो अपने बच्चे के साथ आराम से ऊपर सो रहे हैं। अभी तक इस परिवार में जो और लोग थे वो भी फटाफट से नीचे आ चुके थे, लेकिन ना तो देवेंद्र का बेटा विवेक नीचे आया था और ना ही उसकी बहू सुषमा नीचे आई थी। उस इंस्पेक्टर ओम हरि ने थोड़ा सख्ताई से कहा कि आपको पता भी है आपके बेटे विवेक प्रताप सिंह की हत्या कर दी गई है। उसके पिता ने कहा कि अचानक आप ये क्या कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही 2-3 घंटे पहले ही ऊपर सोने के लिए गया था, अब आप ये कह रहे हैं कि उसका मर्डर हो गया है, ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो इंस्पेक्टर वहां पर तुरंत बोला, आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है और जो मैं कह रहा हूं वो भी एकदम ठीक है, आप जरा अपनी बहू को नीचे बुलाइए। इंस्पेक्टर हरि ओम वाजपेयी की बात पर बिल्कुल भी देवेंद्र प्रताप को यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने अपनी बहू सुषमा को आवाज दी, 3-4 बार बुला लेने के बाद सुषमा की आवाज आई तो उन्होंने सुषमा को तुरंत नीचे आने के लिए कहा। कपड़े अपनी संभालती हुई सुषमा एकदम नीचे आई तो वहां एकदम सबको जब देखा पुलिस वाले खड़े हैं, अपने ही घर के सारे लोग खड़े हैं, तो वो एकदम परेशान हो चुकी थी। उसकी ये परेशानी तब बढ़ गई जब उसने पुलिस और उसके साथ खड़े एक आदमी को देखा। उस आदमी को आगे करके इंस्पेक्टर ओम हरि ने कहा कि सुषमा तुम इसे पहचानती हो? यहाँ पर सुषमा ने नहीं बल्कि पूरे परिवार ने इस शख्स को पहचान लिया था। इसका नाम कामेश्वर सिंह उर्फ डब्लू था। वो सुषमा के मायके का रहने वाला था और अक्सर सुषमा से मिलने यहाँ आता रहता था। सभी उसे हैरानी से देख रहे थे। सुषमा कुछ नहीं बोली तो इंस्पेक्टर ओम हरि वाजपेयी ने कहा, तुम इसे नहीं पहचान पा रही हो तो चलो मैं ही इसके बारे में बता देता हूँ। ये तुम्हारा प्रेमी डब्लू है। अभी थोड़ी देर पहले ही ये तुम्हारी पति का मर्डर करके डेड बॉडी को मोटरसाइकिल पर ले जाकर ठिकाने लगाने के लिए लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में इसे हमारे 2 सिपाही मिल गए और उन्होंने इसको और इसके एक साथी को अरेस्ट कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि पति को मरवाने में तुम भी शामिल थी। ओम हरि वाजपेयी की बातों पर देवेंद्र प्रताप सिंह को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो तेज तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़कर अपने बेटे के कमरे में पहुंचे। बेड के एक कोने में 5 साल का आयुष डरा सहमा सा बैठा हुआ था। वो एकदम अपने दादा को देखता है और जद से उठा और उनके सीने से जाकर चिपक गया। वो जिस अपने बेटे को ढूंढने आए थे वो अपने कमरे में ही मौजूद नहीं था। देवेंद्र पोते को लेकर नीचे आ गए। अब एकदम साफ हो चुका था कि विवेक के साथ अनहोनी घट चुकी है। हैरानी की बात यहाँ पर यह थी कि विवेक के कमरे के साथ वाले कमरे में उसके चाचा कृष्ण प्रताप सिंह और चाची दुर्गा सिंह सोए हुए थे। ये मर्डर कब और कैसे हुआ उन्हें भी पता नहीं चल पाया। सभी ये सोचकर हैरान थे कि घर में सबके रहते हुए सुषमा ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दे दिया। सोचने वाली बात यहाँ पर यह थी कि इतना सब हो जाने के बावजूद सुषमा के चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं थी। सुषमा की खामोशी से ये एकदम साफ हो चुका था कि ये सब कुछ उसकी मर्जी से किया गया है। उसके पास अपना अब अपराध स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा उपाय ही नहीं बचा था। उसने घर वालों के सामने
ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। सच्चाई जानकर एकदम घर में कोहराम सा मच चुका था। वीरेंद्र प्रताप सिंह के घर से अचानक रोने की आवाजें सुनकर पड़ोसी भी उनके घर पर पहुंच चुके थे। तब उन्हें ये पता चला कि इनके बेटे का मर्डर हो चुका है और ये सुनकर वो एकदम हैरान रह चुके थे। उनकी हैरानी तब और बढ़ गई जब उन्हें ये पता चला ये काम विवेक की पत्नी सुषमा ने ही कराया है। पुलिस वाले सुषमा को लेकर थाना कैंट में पहुंच चुके थे। कामेश्वर सिंह उर्फ डब्लू और उसके साथी राधेश्याम ये सब पकड़े जा चुके थे। पता चला कि उसके 2 साथी अभी भी भागने में कामयाब हो चुके हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने रात होने पर सुषमा सिंह को महिला पुलिस स्टेशन भिजवा दिया था। रात में कामेश्वर सिंह उर्फ डब्लू उसके साथी राधेश्याम मौर्य से पूछताछ शुरू कर दी। दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। अगले दिन यानी कि 23 अप्रैल 2017 की सुबह सुबह मृतक विवेक प्रताप सिंह के पिता देवेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस स्टेशन कैंट में अपने बेटे के मर्डर का 6 लोगों पर कामेश्वर सिंह उर्फ डब्लू, राधेश्याम मौर्य, अनिल मौर्य, सुनील तेगी, सुषमा सिंह और मुकेश गौर के खिलाफ ये एक कंप्लेंट फाइल करवा दी गई थी। पुलिस वालों ने ये मुकदमा धारा 302, 201, 147, 149 के तहत ये दर्ज कर लिया था। इस केस में 3 लोग पकड़े जा चुके थे, बाकी की अभी भी पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उस रात उन लोगों को गिरफ्तार किए गए जैसे कि कामेश्वर सिंह, इसने जो कहानी विवेक प्रताप सिंह की बताई थी वो कुछ इस प्रकार से थी। 32 साल के सुषमा मूल रूप से जिला देवरिया के थाना गौरी बाजार के गांव पत्रहाट के रहने वाले सुरेंद्र भालू सिंह की बेटी थी। उनकी संतानों में यही सबसे बड़ी थी। बात उन दिनों की है जब सुषमा जवान हो रही थी और सुषमा काफी ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए उसे जो भी देखता वो देखता ही रह जाता था। उसके चाहने वालों की लाइन तो बहुत बड़ी थी, लेकिन वो किसी के दिल पर राज ही नहीं कर पाई। इस मामले में अगर किसी का भाग्य जागा था तो वो था डब्लू। 32 साल का कामेश्वर सिंह उर्फ डब्लू उसी गांव के रहने वाले दीप नारायण सिंह का बेटा था। उनके गांव में दबंग का रुतबा बहुत ज्यादा था। गांव का कोई भी आदमी दीप नारायण से कोई भी संबंध नहीं रखा करता था। उसके किसी काम काज में भी कोई हाथ नहीं बटाता था। डब्लू 18-19 साल का था तभी वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चल चुका था। वो अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझा करता था। पुलिस सूत्रों के अनुसार कामेश्वर सिंह उर्फ डब्लू 10th तक ही पढ़ पाया था। इसके बाद वो अपराध में डूब चुका था। जल्द ही आसपास के पूरे जिले के लोग उससे खौफ खाने लगे थे। डब्लू का बड़ा भाई पुलिस फोर्स में कांस्टेबल था और वो शराब पीने का बहुत आदी था, इसीलिए उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। सन 2010 में गांव के बाहर एक तालाब में पुलिस वर्दी में बबलू का शव तैरता हुआ मिला था। लोगों का ये कहना था कि शराब के नशे में वो डूबकर मर गया है, बट यहाँ पर डब्लू और उसके घर वालों का ये मानना था कि उसकी हत्या की गई थी। ये हत्या किसी और ने नहीं बल्कि गांव के ही उसके विरोधी रमेश सिंह ने की थी। लेकिन ये बात उन लोगों ने रमेश सिंह से ही नहीं बल्कि गांव के किसी आदमी से भी नहीं कही थी। इसकी वजह ये थी कि डब्लू को रमेश सिंह से भाई की मौत का बदला लेना था, इसीलिए उसने रमेश सिंह से दोस्ती बना ली थी। फिर एक दिन गांव के पास ही वो रमेश सिंह के साथ शराब पीने बैठ चुका था। उसने जानबूझकर रमेश को खूब शराब पिलाई। जब रमेश सिंह नशे में बेकाबू हो चुका था तब डब्लू ने हंसिए से उसका गला ही अलग कर दिया था। इसके बाद रमेश सिंह का कटा हुआ सर लेकर वो अपनी माँ के पास पहुंचा और सिर उनके सामने करके बोला कि देखो माँ, यही भैया का हत्यारा था। आज मैंने इसके किए की सजा इसे दे दी है। इसे वहीं भेज दिया है जहां इसे बहुत पहले ही पहुंच जाना चाहिए था। ये सन 2011 की बात है। इसके बाद रमेश सिंह का कटा हुआ सर लेकर डब्लू पूरे गाँव में घूमा। डब्लू के दुस्साहस को देखकर गाँव में एकदम दहशत फैल चुकी थी। पुलिस वाले इस तक पहुंच पाती उससे पहले ही वो रमेश सिंह का सर फेंक कर वहां से फरार हो चुका था। लेकिन पुलिस वालों के चंगुल से वो ज्यादा टाइम तक नहीं बच पाया और पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट करके जेल भेज दिया। जमानत पर कुछ टाइम बाद जब ये जेल से बाहर आया तब डब्लू को लगा कि गांव के ही रहने वाले रमेश सिंह के करीबी इसका मर्डर करवा सकते हैं। फिर क्या था, ये उन्हें ठिकाने लगाने की पहले से ही योजना बनाने लगा। 25 अप्रैल 2013 को किसी काम से अनंत सिंह अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी एक चौराहे पर घात लगाया बैठा डब्लू उसने अनंत सिंह को गोलियों से भून डाला था। उस टाइम पर वो एकदम तो फरार हो गया, लेकिन बाद में पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। ये बात उस टाइम पर की है जब सुषमा कॉलेज में पढ़ रही थी, जो कि ये दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे, इसीलिए कॉलेज आते जाते अक्सर डब्लू तो वहीं पर ही घुमा करता था और जब वो सुषमा को आते जाते अक्सर देखा करता था तब सुषमा उस टाइम पर बहुत खूबसूरत थी और डब्लू भी दिखने में ठीक ही था। और साथ आने जाने में इन दोनों में जब सुषमा कॉलेज आया जाया करती थी और डब्लू वहीं पर घुमा
करता था, तब देखते ही देखते एक दूसरे से इन दोनों को प्यार हो चुका था और सुषमा डब्लू के आपराधिक कारनामों के बारे में हर एक बात डिटेल में जानती थी। इसके बावजूद भी वो उससे प्यार कर बैठी थी। सुषमा और डब्लू की प्रेम कहानी जल्दी ही गांव वालों के कानों तक पहुंच चुकी थी। फिर उसकी जानकारी सुरेंद्र बहादुर सिंह यानी कि सुषमा के पिता को भी हो चुकी थी। बेटे की इस करतूत से पिता का सर एकदम शर्म से झुक चुका था। उन्होंने सुषमा को डब्लू से मिलने के लिए मना तो किया ही, साथ ही उसके घर से निकलने पर पाबंदियां लगा दी थी। इसका नतीजा ये निकल कर आया कि एक दिन वो अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक कर डब्लू के साथ भाग चुकी थी। इसके बाद दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। ये 7-8 साल पहले की बात है। सुषमा के भाग जाने से उसके पिता की बहुत बदनामी हुई। डब्लू पहले से ही एक गैंगस्टर टाइप का था, उसे हर किसी से बदला लेना होता था, इसीलिए वो उसका कुछ भी नहीं कर सकते थे। फिर भी उन्होंने पुलिस वालों के साथ साथ बिरादरी की मदद ली और पुलिस वाले और बिरादरी के दबाव के कारण डब्लू ने सुषमा को उसके घर वापस भेज दिया। सुषमा के घर वापस आ जाने के बाद सुरेंद्र बहादुर सिंह ने उसके घर से बाहर जाने पर सख्त पाबंदियां लगा दी थी। संयोग से उसी बीच में रमेश सिंह की हत्या के आरोप में डब्लू जेल चला गया तो सुरेंद्र बहादुर सिंह ने राहत की सांस ली। डब्लू की जो छवि बन चुकी थी उससे वो काफी ज्यादा डरे हुए थे। वो जेल चला गया तो उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और जल्दी जल्दी में सुषमा की शादी गोरखपुर के रहने वाले संपन्न और एकदम बढ़िया परिवार वीरेंद्र प्रताप सिंह के बेटे विवेक प्रताप सिंह उर्फ विक्की से कर दी थी। ये शादी इतनी जल्दी में हुई थी कि वीरेंद्र प्रताप सिंह बहू के बारे में कुछ पता ही नहीं कर सके। जेल में जो बंद डब्लू था उसे जब सुषमा के बारे में पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है तो सुरेंद्र बहादुर सिंह पर बहुत नाराज हुआ, लेकिन वो सुषमा के पिता थे इसीलिए वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। पर उसने ये जरूर तय कर लिया था कि वो सुषमा को उससे अलग नहीं होने देगा। इससे उसने कुछ भी करना पड़े वो जरूर करेगा। सुषमा ने भले ही विवेक से शादी कर ली थी लेकिन उसका तन और मन डब्लू को ही समर्पित था। हर घड़ी वो उसी के बारे में सोचती रहती थी। जल्द ही वो विवेक के बेटे आयुष की मां बन चुकी थी। जनवरी 2013 में जब डब्लू जमानत पर जेल से बाहर आया तो सुषमा से मिलने के लिए वो गोरखपुर स्थित उसके ससुराल पहुंच गया। डब्लू को देखकर सुषमा बहुत ज्यादा खुश हुई। उसका प्यार उसके लिए फिर जाग उठा। इसके बाद वो किसी न किसी बहाने से एक दूसरे से मिलने लगे। फोन पर तो बातें डेली चला ही करती थी। इसी बीच 25 अप्रैल 2013 को डब्लू ने पूर्व प्रधान अरुण सिंह की हत्या कर दी तो वो एक बार फिर से जेल चला गया। इस बार वो 5 सालों बाद 18 मार्च 2017 को जेल से बाहर आया तो एक बार फिर उसका सुषमा सिंह से मिलना जुलना शुरू हो चुका था। डब्लू बार बार सुषमा से मिलने आने लगा तो विवेक प्रताप सिंह को पत्नी के चरित्र पर शक हो चुका था। इसके बाद पति पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़े होने शुरू हो चुके थे। वो डब्लू को यहाँ पर आने से हमेशा मना करने लगा लेकिन सुषमा उसकी एक नहीं सुना करती थी। पत्नी के इस व्यवहार से विवेक बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। वो हर रोज के झगड़ों से उनका बेटा भी अब परेशान होने लगा था। डब्लू को लेकर पति पत्नी में संबंध बहुत बिगड़ चुके थे। दोनों के बीच अब यहाँ मारपीट भी होने लगी। सुषमा विवेक की कोई बात नहीं माना करती थी। वो हर रोज के झगड़े से परेशान हो जाने के बाद विवेक सिंह परेशान होकर वो ये बातें किसी को ना बताकर वो फेसबुक पर पोस्ट कर दिया करता था। दूसरी ओर सुषमा भी पति से अब ऊब चुकी थी। वो उसे अब छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगी। जब उसने ये बात डब्लू से कही, ये उसे विश्वास दिलाया कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जब चाहेगा उसे विवेक से छुटकारा दिलवा देगा। उसके बाद दोनों एक साथ रहेंगे। डब्लू के लिए किसी की जान लेना अब मुश्किल काम नहीं था। सुषमा के कहने के बाद वो विवेक की हत्या की योजना बनाने लगा। सुषमा भी इस प्लानिंग में पूरा साथ दे रही थी। दोनों विवेक का मर्डर इस तरीके से करना चाहते थे कि इनका काम भी हो जाए और इनका बाल भी बांका ना हो, यानी कि वो पकड़े भी ना जाएं। फिर विवेक की मर्डर को ये लोग एक्सीडेंट दिखाना चाहते थे। इसके लिए डब्लू ने टाटा सफारी कार के लिए एक इंतजाम किया और उसने वो कार थोड़ी दूर पार्क कर दी थी। उसके बाद घटना को अंजाम देने का ये मौका तलाशने लगे। 22-23 मई 2017 की रात को सुषमा सिंह ने योजना के तहत डब्लू को घर बुला लिया। डब्लू कार से अपने 3 साथियों राधे श्याम मौर्य, अनिल मौर्य और सुनील तेली के साथ विष्णुपुरा पहुंच चुका था। उन्होंने कार को उस घर से थोड़ी दूर एक ऑफिस के सामने खड़ी कर दी थी। कार का ड्राइवर अशोक उसी में बैठा हुआ था। डब्लू अपने साथियों के साथ विवेक के घर पहुंचा तो सुषमा दरवाजा खोलकर सभी को बेडरूम में लेकर चली गई। बेड पर विवेक अपने बेटे के साथ बड़े ही आराम से सो रहा था। विवेक की हत्या
हत्या के लिए सुषमा ने एक ईंट पहले से ही लाकर कमरे में रख दी थी। कमरे में पहुंचते ही डब्लू ने विवेक का गला पकड़ लिया। जब विवेक छटपटाया तो उसके साथियों ने उसे काबू कर लिया और उन्हीं में से किसी ने सुषमा द्वारा रखी हुई ईंट से विवेक पर प्रहार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। धक्का मुक्की और छीना झपटी में पिता के बगल में सो रहे आयुष की आंखें खुल चुकी थी। उसने देखा कि कुछ लोग उसके पापा को पकड़े हुए हैं तो वो एकदम चिल्ला उठा। उसके चीखने पर एकदम सब डर चुके थे। डब्लू ने एकदम उसे डांट लगाई, वो चीखा उसके ऊपर तो वहां पर आयुष एकदम चुप करके सहम कर आराम से कोने में बैठ चुका था। इसके बाद वो आंखें बंद करके आराम से लेट गया और विवेक को जब सबने हिला डुला कर देखा, जब उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी तो सब समझ चुके थे कि वो मर चुका है। इसके बाद उन्होंने डेड बॉडी को उठाया और ऊपर से ही नीचे फेंक दिया। फिर दबे पांव ये लोग सीढ़ियों से नीचे आ गए। नीचे आने के बाद डब्लू ने बरामदे में खड़ी विवेक की मोटरसाइकिल निकाली और खुद चलाने के लिए बैठ गया, जबकि राधेश्याम विवेक की डेड बॉडी को लेकर इस तरह बैठ गया जैसे वो बीच में बैठा हुआ है। बाकी के उसके दो साथी पैदल ही कार के पास चल पड़े। बट यहाँ पर जब वो कार के पास पहुंचे तो कार वहाँ पर नहीं थी। सभी परेशान हो उठे कि आखिरकार कार कहाँ जा सकती है और ड्राइवर भी नहीं दिख रहा। हालांकि यहाँ पर हुआ ये था कि उनके जाने के कुछ ही देर बाद ऐसे ही टहलते हुए दो सिपाही वहाँ पर आ पहुंचे थे। उन्होंने आधी रात को कार खड़ी देखी तो ड्राइवर अशोक से वो दो सिपाही पूछताछ करने लगे। ड्राइवर एकदम वहाँ पर घबरा चुका था तो वो एकदम उसने कार को स्टार्ट किया और वो वहाँ से भाग गया। ड्राइवर डब्लू को फोन करता रहा लेकिन फोन बंद हो जाने की वजह से बात ही नहीं हो पाई। डब्लू के आने पर वहां कार नहीं मिली तो उसे चिंता होने लगी। वो ड्राइवर को कॉल करने ही जा रहा था कि पुलिस चौकी के रामगढ़ अवतार के दो सिपाही वहां पर पहुंच चुके थे। उन्होंने उससे पूछताछ शुरू की, तब वो एकदम सही जवाब नहीं दे सके। सिपाहियों ने थाना कैंट फोन करके पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ओम हरि वाजपेयी को ये सूचना दे दी। ओम हरि वाजपेयी ये जब मौके पर पहुंचे तब उन्हें ये मामला बहुत ही संदिग्ध लगा। उन्होंने बीच में बैठे विवेक को हिला डुला कर देखा, तब पता चला कि वो तो शव है। डब्लू और राधेश्याम से सख्ताई से पूछताछ की गई तो विवेक की हत्या का राज खुल चुका था। दूसरी ओर जब सभी विवेक के शव को लेकर चले गए तो सुषमा कमरे में फैला हुआ खून साफ करने लगी। उसने जल्दी से चादर और तकिए बदल दिए। उसने सबूत मिटाने के लिए पूरी कोशिश की थी। तब शायद उसे पता नहीं था कि उसने जो कुछ भी किया है उसका राज तुरंत ही खुलने वाला है। आयुष अपने पापा विवेक प्रताप सिंह की हत्या का चश्मदीद गवाह बन चुका है। उसने पुलिस वाले को ये बताया कि जब अंकल लोग उसके पापा को पकड़ चुके थे तब वो एकदम चीखा चिल्लाया था। तब एक अंकल ने उसका मुंह बंद करके उसे डांट दिया था और वो वहीं पर वापस लेट गया। उन लोगों ने पापा का गला तो दबाया ही था, उन्हें ईंट से भी मारा था। वो मेरे पापा को लेकर चले गए। तब मम्मी कमरे में फैला हुआ खून साफ करने लगी थी। वो उसे भी मारना चाहते थे। तब एक शख्स ने मेरी मम्मी को कहा था कि ये तो तुम्हारा ही बेटा है, इसे क्यों मारना, इसे मत मारो। और इसके बाद एक अंकल ने मुझे मारने से छोड़ दिया। विवेक की डेड बॉडी को लेकर वो लोग विवेक की मोटरसाइकिल से इसीलिए लेकर जा रहे थे ताकि उसे सड़क पर उसकी मोटरसाइकिल सहित कहीं फेंक कर ये दिखाया जा सके कि उसकी मौत सड़क दुर्घटना में हो चुकी है। पुलिस वालों ने सुनील को भी गिरफ्तार कर लिया था। टाटा सफारी कार बरामद हो चुकी थी। पुलिस वालों ने विवेक की हत्या में खून से सनी ईंट, खून से सने कपड़े ये सब बरामद कर लिए थे। विवेक की मोटरसाइकिल तो पहले ही पुलिस वालों को मिल चुकी थी। सारे सबूत इकट्ठा कर लेने के बाद पुलिस वालों ने कोर्ट में इन लोगों को पेश किया, जहां से इन्हें अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई। सुषमा को अपनी पति की हत्या का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। वो अब यही देख रही है कि मेरी सजा कम हो जाए, मेरी सजा जैसे ही कम होगी मैं जेल से बाहर जाऊंगी और अपने प्रेमी डब्लू के साथ जीवन बिताऊंगी। वो भी इन ख्यालों में खोई हुई है, वो ये सपने देख रही है। तो ये थी पूरी कहानी सुषमा सिंह की और विवेक प्रताप सिंह की पूरी कहानी। आप बताइए आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आप लोगों ने पहले कभी इस स्टोरी के बारे में सुना था या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट पवित्रा को कमेंट पिक में टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।